अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर। नाजरीन, नबीहा, बल्कि अभी तो हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, अपने काम जो है वक्त पर तमाम सर अंजाम दे देते हैं, लेकिन अब तमाम लोगों को जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो मार्केटें हैं वो रात को 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी। पहले ये टाइम 10 बजे का था और अभी इसको मजीद श्रिंक किया जा रहा है और इसको 1.5 घंटा पीछे लाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो तमाम शादी हॉल्स हैं वो भी ये कहा जा रहा है कि अब रात को 10 बजे बंद कर दिया जाए। अगर हम इस कल्चर की बात करें ओवरऑल, तो ये एशिया में ही हमें कल्चर देखने को मिलता है। लेट नाइट जागना, लेट नाइट कारोबार होना, सुबह देर से उठना। पाकिस्तान में इसकी बहुत हमें एक एग्जांपल मिलती है। आपका भी बहुत ट्रैवल आपने भी किया है, मेरा भी जब जाना हुआ वेस्ट में, हमने देखा है वहाँ पे 6-5 बजे मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाते हैं। इवन के खाने पीने की अशिया या रेस्टोरेंट्स भी 6 बजे के बाद ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टिल रिमेंबर, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई मेलबर्न में और हम लोग आउट ऑफ सिटी से जब वापस सिटी पहुंचे तो वी वर वेरी हंग्री। और जब मेलबर्न सबसे बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का और हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि कोई खाने की जगह यहाँ पर मिल जाए, लेकिन भाई गोरा कल्चर, गोरे शाम 6 बजे अपना डिनर करके जनाब वो सो जाते हैं। पाकिस्तान आप देखें, पाकिस्तान जैसी कंट्री, पाकिस्तान जैसा मुल्क, क्या हम ये सब अफोर्ड कर सकते हैं जहां पर आगे ही हमारी जो मईशत है वो इतने बहरान का शिकार है? तो ये बड़े और अहम फैसले अनवार करना पड़ेंगे। बिल्कुल, एनर्जी सेविंग प्लान जो है ख्वाजा आसिफ की जानिब से शेयर किया गया है और यही कहा जा रहा है कि 62 अरब रुपए की हम बचत कर सकते हैं। तो सेविंग करना यकीनी तौर पर इस वक्त एक बहुत अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, मुल्की मुआशी जो हालात हैं, तो लोगों को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। हुकूमत को, जो हुकूमत ने तवानाई बचत प्रोग्राम का आगाज किया है, जिस तरह से नबिया भी डिस्कस कर रही है कि सारी दुनिया में हम देखते हैं कि जो दफातर हैं, मार्केट्स हैं, वो इतनी लेट नाइट तो यकीनी तौर पर नहीं खुली होती। और अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर 1-2 बजे तक खुले रहते हैं। दफातर का भी जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। तो आई थिंक अभी भी क्लाश अनवार सामने आ रहा है इस अहम फैसले के ऊपर, और जो फाइनल फैसला है वो किस तरीके से होगा और इम्प्लीमेंट कब से होगा। और क्योंकि सुबह ये कह रहे हैं कि वो शायद इस जो हुक्म है, इस ऑर्डर है, वो उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पर बातचीत शायद हो और शायद ये मामला भी सियासत की नजर ही ना हो जाए। चंदवार, जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें गर्मियों के जो अब सारा जो एक रिपोर्ट सामने आई है, जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे यहाँ नाज़रीन 29,000 मेगावाट और सर्दियों में 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। और इसमें जो सिर्फ अनवार पंखे हैं वो 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो हमें ओवरऑल जो हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम धंसे हुए हैं, हमें उसको बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। पानी, बिजली, एनर्जी को हमें कैसे बचाना है ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वाइवल की अब जंग हो जाएगी। और यही कहा जा रहा है कि जो प्लान अभी शामिल किया गया है, जिसकी बात की गई है, इसके नफाज की मंजूरी फौरन ही दी जाएगी, फौरन ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अब देखना यह है कि जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो इस मामले पर एक ही पेज पर हमें नजर आते हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ जिस तरह से नबिया ये बता रही हैं कि 12,000 मेगावाट सिर्फ जो पंखे हैं वो ही बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना है। हमें एनर्जी सेविंग जो आइटम्स हैं, इन्वर्टर फैंस इस तरह से अब हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी उस तरीके से शायद जानते नहीं है, अवेयर नहीं है। लेकिन इवेंचुअली शायद ये चीजें अब लोग इस्तेमाल करना, हमें ये चॉइस अपनानी ही पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी। जो नई चीजें हैं ऑब्वियसली उनकी बाइंग में कुछ वक्त तो दरकार होता है, पुरानी चीजों को एकदम भी डिस्पोज तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। हुकूमत की मौशी नाकामी पर तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर जारी। बिलावल की कप्तान का इलाज कर देने की धमकी। कराची बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों का मामला हल हो पाएगा? सियासत डेडलॉक का शिकार। कोविड का खतरा बरकरार, चीनी कोरोना वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक। कराची टेस्ट का तीसरा दिन, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के पास आखिरी चांस। मोटे हैं तो क्या हुआ, मोटापे से निजात का नुस्खा भी तो है। बाबा वांगा की 2023 के बारे में खतरनाक पेशगोइयां देखने के लिए हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुल्की सियासी मैदान का, जहां पर मुल्की जो सियासी खिचड़ी है वो हर वक्त हम देख रहे हैं कि चूल्हे पर ही रहती है। और अब तो ऐसा लगता है कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो वो मईशत पर
वाइट पेपर जारी कर रही है इस वक्त वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो साथ ही नून लीग जो मौजूद है वो वजीर आला पंजाब पर अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले चुकी है। और पंजाब असम्बली का इजलास भी 9 जनवरी को तलब किया गया है। उधर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने इमरान खान को असम्बली ना आने पर खबरदार किया और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान सियासी इस्तेहकाम अगर चाहते हैं तो पार्लियामेंट आए, वरना उनका इलाज मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने क्या इलाज तलाशा है तो वही जानते हैं। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत मईशत और दहशत गर्दी के खतरे से निपटने के लिए कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास भी कर चुकी है। कल लाहौर में तहरीक इंसाफ के होने वाले सेमिनार में सिर्फ एक ही नुक्ता जेर बहस रहा कि हुकूमत मुआशी और सियासी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और तहरीक इंसाफ की जानिब से वाइट पेपर में पीडीएम हुकूमत के जो 8 महीने थे उनको मुकम्मल मुआशी नाकामी करार दिया गया और ये कहा गया है कि हुकूमत करने में, मईशत को संभालने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, व्हाइट पेपर में बताया गया है कि इस दौरान मुल्क में 45% इजाफा हुआ है, लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए हैं, जीडीपी का 37% बैरून मुल्क कर्जों में चला जाएगा और आखिर में तहरीक इंसाफ ने मुल्क के दिवालिया होने पर एक मरतबा फिर से जोर दिया है। अच्छा, इसी पूरे मामले पर बात करेंगे, ये व्हाइट पेपर में क्या क्या और फैक्ट सामने आ रहे हैं और एक शॉर्ट कंपैरिजन भी करना बनता है ओवरऑल पाकिस्तान का विद अदर कंट्रीज की। जो इन्फ्लेमेशन की सूरत हाल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, क्या ये पूरी दुनिया भी इससे मुतासिर हो रही है? हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन गेस्ट मौजूद हैं इन स्टूडियोज। एहसन ज़िया साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत कितनी नाकाम दिखाई दी है? क्या हमारी माशी बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ठहरा देना दुरुस्त होगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वाइट पेपर डिटेल में जारी किया गया, ये मजीद क्या कह रहा है? देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया कि क्या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको मुकम्मल तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, वाइट पेपर शाया कर रहे हैं, उस वो इक्वली बल्कि ज़्यादा इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बात की जा रही है कि जी कर्ज़ों के ऊपर जो है 37% GDP का गुजर यानी अदा करना पड़ेगा, तो ये कर्जे किसने लिए हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 2000 जब मियां नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट गई 2018 के दौरान, तो उस वक्त मुल्क के ऊपर जो कर्जे थे वो आलमा, जो इमरान खान साहब खुद भी कहा करते तो 22,000 अरब रुपए के थे जी। लेकिन जब ये गए हैं तो वही कर्जे जिसके ये जिक्र कर रहे हैं 37%, वो 40% यानी 40,000 अरब से भी क्रॉस कर चुके थे। इस वक्त तकरीबन 30,000 अरब रुपए का कर्जा जो इमरान खान साहब ने एक थोड़े से दौर के अंदर यानी 3-3.5 साल के अंदर लिया, वो इकोनॉमी को इस तरह बुरी तरह उसने यानी अपने ग्रिप में लिया हुआ है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास तो अभी चंद माह उन्हें मिले हैं उस चीज़ को हैंडल करते हुए। डेफिनेटली ये बात भी ठीक है कि गवर्नमेंट को जिस तरह इस महंगाई को, इन मसाइल को डील करना चाहिए था, उसमें वो कामयाब नज़र नहीं आ रहे, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ है इसके पीछे इमरान खान साहब का अपना बहुत बड़ा हाथ है। जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई तो आपकी शरह नमू जो मईशत की थी वो 6.1% थी। और अगर मैं बात करूं गर्दिशी कर्जे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जा रही है जी, बहुत बढ़ चुके हैं जी, तो वो थे उस वक्त गालबन 1100 अरब रुपए। लेकिन इमरान खान साहब के वो 3 साल दौर में 25,000 यानी वो 14,000 अरब रुपए तक, नहीं सॉरी 25,000 अरब रुपए जा चुके थे। इसी तरह 350,000 जो था वो 1,000 अरब रुपए जो थे वो गैस के ऊपर जो था, जो इनके दौर में इमरान खान साहब के दौर में 1,400 अरब रुपए पे जा चुके थे। तो ये सूरत हाल थी जो इस गवर्नमेंट को मिली। और अब एक जो सिचुएशन इस गवर्नमेंट के लिए मिसाइल जो पैदा किया इमरान खान साहब ने, एक तो बहुत ज्यादा कर्जे छोड़ के चले गए IMF के हाथों, पूरी कौम को गिरवी बना के छोड़ने के बाद अब किया आपने ये कि अगले 8 माह के अंदर देखिए इकोनॉमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी जी। बिल्कुल, तो एक तरफ आपने ये सारे मिसाइल दिए, दूसरी तरफ आप आते ही आपने पहले लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, फिर मुजाहरे करने शुरू कर दिए, फिर जलसे करने शुरू कर दिए, एक ऐसे हिजान के अंदर मुल्क को रखा। और कभी अमेरिका साजिश की आप बात करते रहे, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर क्या आना था, जो मुल्की इन्वेस्टर है वो भी परेशान हो गया, क्योंकि वो जब आप इस तरह की सूरत हाल होंगी तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी वो यानी ऊपर नहीं जा सकेगी, वो नीचे रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं इसके अंदर इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और अब देखें ना, आपके पास आप कहते हैं जी कि मैंने बाहर सड़कों की सियासत करनी है, मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून या PDM की जो गवर्नमेंट है वो चंद किलोमीटर तक इस्लामाबाद तक महदूद है। चले हम आपकी ये बात मान लेते हैं, पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है वो तो PTI के पास है ना जी, उनकी गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है।
और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर के अंदर भी इनकी पहले अक्सरियत थी ज़्यादा। उसके साथ साथ अगर आप जो आप नॉर्दर्न एरिया में हमारा जो अगला सूबा है उसके अंदर भी इनकी हुकूमत है। तो देखिए जहाँ आप मुल्क के 3 सूबों में हुकूमत भी रखते हैं और पंजाब की 11 करोड़ आबादी के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको तो ये चाहिए था कि आप असम्बली में बैठते, नेशनल असम्बली के अंदर भी आपकी बड़ी सीटें थी, 17-18 सीटों का मसला था, वहाँ जाके पॉलिटिक्स करते, आप पीडीएम को हरा देते, नंबर गेम में जीत जाते। लेकिन आपने वो राह अपनाई जिससे मुल्क जो एक हैजान में आ गया। लेकिन ज़िया साहब आप क्या समझते हैं, अभी जो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, जिस सूरत हाल में जारी कर रहे हैं, जो अपनी एहतजाजी तहरीक है उसको हवा दे रहे हैं, या कुछ ऐसी प्लानिंग भी हुकूमत के साथ शेयर करेंगे जो इस वक्त हम पर मुआशी मुश्किलात हैं उसमें भी कोई कमी आ सके? देखिए मुआशी मुश्किलात में तो सिर्फ ये व्हाइट पेपर ही शाया करेंगे, ये इसमें कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये हमेशा उसके एंटी एक स्टेप लेके लगे हुए हैं। अब ये बार बार जो डिमांड कर रहे हैं वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के 2 तरीके होते हैं। एक आप इंडोर पॉलिटिक्स करते हैं जिसे पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, फिर सड़कों पे एहतजाज है। तो खान साहब ने जो सेकंड फेज था वो पहले अडॉप्ट कर लिया जदसों की एहतजाजी सियासत को, और लॉन्ग मार्च उनका चूंकि बुरी तरह नाकाम हुआ। अब उनके पास ऑप्शन जो हैं वो तेजी से कम हुए और अब वो आगे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ें और किसी तरीके से फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, उसमें कहते भी हैं करते भी नहीं है। मिसाल अगर पंजाब की अगर आप जैसे बात आपने की 9 जनवरी की, तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इनके पास मौजूद है, तोड़ दें उसको, आए उसको। अच्छा, उसको भी नहीं तोड़े, यानी जी पहले पंजाब में मसला होगा। अच्छा, पंजाब के अंदर भी वो रोल प्ले नहीं कर रहे और वहाँ जाके कहते हैं जी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट मिल जाएगा, हम साथ हैं। फिर उनको एतमाद का वोट लेने की बातें करने को आपको क्या जरूरत है? अगर आपने असम्बली ही तोड़नी है तो परवेज़ इलाही साहब आए 11 को आके, जब इजलास हो तो असम्बली तोड़ दें, बात कर वहाँ कर दें। अच्छा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी इस असम्बली को तोड़ना नहीं चाहते, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि वो कहते हैं कि जी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। परवेज़ इलाही साहब ने पिछले 1 माह के दौरान बड़ी खूबसूरत गेम मूव्स की हैं उन्होंने। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, बाजवा साहब के हक में बयान देते रहे और खान साहब के बिल्कुल बयानिए के बरखिलाफ चले गए। हमें नजर आता मुन्ना सलाई भी इसी तरह करते रहे। तो एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देते रहे कि जनाब मैं आपके साथ ठीक हूँ। बाजवा साहब चूंकि वही टीम जो इस वक्त आई है एस्टेब्लिशमेंट की, उसके उस ब्लॉक में नजर आते हैं आपको, तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं उस तरफ हूँ। दूसरी तरफ जो है वो खान साहब के साथ भी बात करते रहे। उसका मतलब ये था कि वो पॉलिटिकली अंदर से गेन करना चाह रहे हैं कुछ सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेरी इतलात के मुताबिक है, गुजरांवाला गुजरात के हलकों के अंदर इनकी MNA की और MPS की सीटें तकरीबन काफ लीग ने क्या देनी है तहरीक इंसाफ ने हो चुका है। बाकी मुल्क के अंदर काफ लीग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मानेंगे। तो अब नए इलेक्शन की तरफ क्योंकि बात ये कर रहे हैं, अगर नए इलेक्शन में चले भी जाएँ तो मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए हैं इससे पहले, नए इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी हरबा या कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकती थी वो उन्होंने हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है। लॉन्ग मार्च हो, असम्बली तहलील करने का मामला हो, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल हो, हमने ये सब कुछ गुज़श्ता 5-6 माह में ऑब्जर्व किया है। अब इमरान खान साहब ने जो चोर डाकू का जो बयानिया अपनाया हुआ है दीगर जमातों को, तो लग रहा है कि सारी जमातें वर्सेस इमरान खान या PTI इस वक्त हो चुकी हैं। खान साहब किसी सूरत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से ऑफर की है, हुकूमत जो है उनको बार बार मुज़ाकरात करने के लिए कह रही है, लेकिन खान साहब बज़िद हैं, बात करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कितना डैमेज कर रहा है हमारी मुल्क की सियासत को, हमारी मुल्क की मईशत को, कि जो सियासी सूरत हाल है वो स्टेबल हो ही नहीं पा रही है। जो हैजानी कैफियत है इससे हम फिर किस तरह बाहर देखिए, अगर आप 2018 से पहले जब से धरने पे चढ़े तो खान साहब का जो रेटोरिक है, जो उनका बयानी है, वो एक ही है, वो आज भी वही है कि ये सारे चोर डाकू हैं। और ये एक ही स्टोरी बार बार सुनाए जा रहे हैं, एक ही स्टोरी आपको बार बार सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन्हें ये लगा कि ये सबसे आसान तरीका है पॉपुलैरिटी गेन करने का, और उस वजह से उसी के ऊपर वो चलते जा रहे हैं और उनको इसमें पॉपुलैरिटी में उनका इजाफा भी हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो वाइट पेपर और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं वो सड़कों वाली सियासत में तो नाकाम हो चुके हैं। अब ये जो इकॉनमी की बात की जा रही है बार बार, तो ये बात ठीक है कि एक नई मूव इस मुल्क के अंदर चल रही है। कुछ लोग टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जो पावर कॉरिडोर्स हैं, डेफिनेटली ये जो 2 माह हैं इस गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो नीचे जा चुके हैं और इकोनॉमिक जो है कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, जो कि वहाँ पे जो पावर के जो आप कॉरिडोर ऑफ पावर्स हैं, जो एशिलॉन ऑफ पावर है, वहाँ पर ये बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। अच्छा, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो वो एक गैर आइनी तरीक़ाकार होगा। अगर वो आती भी है तो आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और टेक्नोक्रेट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी टेक्नोक्रेट, मसलन आप
तरीन साहब थे उससे पहले, हफीज शेख साहब थे, तो तरीन साहब सिटी बैंक से आए थे, तो उन्होंने कौन सी आके तरीन साहब ने, शौकत तरीन साहब ने आके सारे मामलात को दुरुस्त किया। या हफीज शेख साहब आलमी मालियाती बैंक से जब आए थे तो उन्होंने कौन सी यहाँ पर आके कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे इकोनॉमी बेहतर हो जाए। रजा बाकिर को आप लेके आए तो कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई। तो मैं ये कहूँगा कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट से भी आप क्या निकाल के ले आएंगे। मतलब ये एक ऐसे अफराद या ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है या जो एक ख़ास बयानिए को ला रहे हैं कि 2 माह में इस गवर्नमेंट को कहा जाए कि इकनॉमिकली ख़त्म हो चुकी है, तो किसी तरीके से टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट लाई जाए। अच्छा, अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आती है तो फिर उसमें इमरान खान साहब को तो कोई फ़ायदा नहीं है। और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट के साथ आप ये कह दें कि जी वो मुल्क ठीक कर लेगी, क्योंकि साथ ही ये लोग एक और बयानिया कह रहे हैं कि जी सख्त फैसले करने पड़ेंगे, डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, IM की शराइत भी माननी चाहिए। तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट से गैर मकबूल जो है फैसले लेकर इस मुल्क की मईशत को और बर्बाद किया जाएगा, इस मुल्क को और ख़राब किया जा सकता है। हमारी जो इसमें फलाह हुई यही है इस मुल्क की कि आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसको चलने दिया जाए, असम्बलियों का जो टेन्योर है आइन के मुताबिक उसको पूरा होने दिया जाए, फिर आप इलेक्शन में जाएं। और PTI को असेंबलियों में भी वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर मईशत किस तरह से ठीक होगी। इमरान खान इस पॉइंट को क्यों नहीं समझ रहे, या वो खुद ही वापस नहीं आना बहुत समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। असल में एक बयानिया लेके उन्होंने पहले देखे ना कितना असम्बलियां तोड़ने की बातें की और फिर बहुत कुछ करके अब वो एकदम यू टर्न नहीं लेंगे, वो ग्रेजुअली ले लेंगे जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है। मैंने अगर उनमें सीरियसनेस होती तो मैंने फिर आपसे कहा कि वो जाते और जाके असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी आसान है, उसे तोड़ें, स्टेप लें पहला। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि ठीक है अगर आप 2 असम्बलियां तोड़ेंगे तो हम वहाँ इलेक्शन करवा देंगे। हम मान लेते हैं इस वक्त के हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे देती है या खान साहब की डिमांड पूरी कर लेती है, आप समझते हैं कि वो जीत जाएंगे? इतना उनका वो वोट बैंक है, लोग उनके लिए निकलेंगे, इतने वो पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि खुद से तो वो कहते रहते हैं ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर और उनको कोई मात नहीं दे सकता। अगर हम फैक्ट्स देखें तो ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता हूँ। खान साहब के जो पिछले ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें उनकी सीटें ही कम हुई हैं, बड़ी नहीं। अगर चाहे कोई दावा करते रहे कि हम जीत गए हैं, लेकिन देखा जाए कि मेरी की सीटें 2 से 2 कम होती चली जा रही है ना। दूसरी, आपको लॉन्ग मार्च के अंदर देखें, ये जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है पाकिस्तान में ऊपर नीचे होता रहता है, ये कभी किसी पार्टी का स्टेबल नहीं रहता। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद सिचुएशन और बदलेगी और बदल से उनकी भी बेहतर हो सकती है। दूसरी बात यह है कि खान साहब के जो अभी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उसको भी हमने देखना है कि वो मदीना की रियासत और बहुत सारी बातें कर रहे थे, उसमें कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ वीडियो लीक्स भी हैं जो किसी वक्त भी होंगी, तो वो चीज़ें भी मैटर कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो मदीना की रियासत की बात करता है वो पर्सनल लाइफ में या एशेलन ऑफ पावर में जब बैठा होता है तो वो क्या करता चला जाता है। तो ये आपकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो दूसरा ये कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो फिर आपने लॉन्ग मार्च में भी इनके देख लिया कि खान साहब 30-35 हज़ार बंदा भी नहीं निकाल सके। तो शायद मुझे लगता है कि आपके सोशल मीडिया पे तो लोग लाखों निकल आते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं निकल रहे। इवन देन ये नहीं कहा जा सकता कि खान साहब का बयानिया बिक नहीं रहा, उनका बयानिया बिक भी रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा भी और फिर कमी भी हो सकती है। मुझे ये लगता है कि इलेक्शन अगर टाइम पे होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन PTI की नहीं होगी। और अगर गवर्नमेंट जो है क्योंकि वो भी सीरियसली एफर्ट कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस पे काबू पा लेते हैं तो इलेक्शन तक जाते जाते चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, उन्होंने कुछ दिन पहले हमने देखा कि खान साहब को दावत भी दी है कि आप असेंबली में वापस आएं, लेकिन साथ ही साथ ये धमकी भी दे दी है कि अगर आप वापस नहीं आते तो हमें आपका इलाज पता है। तो क्या समझते हैं आप, क्या इलाज मौजूद है उनके पास? देखिए, खान साहब अभी तक सारी तहरीक के अंदर एक चीज़ मुझे नजर आया, उनके अंदर एक ही खौफ है कि मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। ठीक है, और परवेज इलाही साहब भी उन्हें बता चुके हैं कि भाई ये जो आप लाहौर में बैठे हुए अजमान पार्क में और आपको पुलिस की सारी सिक्योरिटी भी मिली और आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो उसके पीछे पंजाब की गवर्नमेंट है। अगर आप ये तोड़ते हैं तो फिर ये फैसिलिटीज आपके पास नहीं रहेंगी, असम्बलियां टूट जाएंगी, तो पॉलिटिकली फिर आप क्राइसिस में भी आएंगे। तो वो जो है बिलावल भुट्टो इशारा कर रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी तक जो आप जो लगे हुए जब असम्बलियां तोड़ देंगे तो फिर ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। असम्बली फिर पंजाब में आपकी गवर्नमेंट तो नहीं होगी, फिर जो गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर आपको फिक्स करेगी। तो वो कहते हैं हमारे पास इलाज मौजूद है। फिर मैंने कहा उनके बैक एंड पे कोई भी बैक ऑफ द माइंड जो एक खौफ हमें नजर आता है इमरान खान साहब को कि वो खौफ ये है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। वो आज तक, क्योंकि उन्होंने पावर पॉलिटिक्स में हमेशा एक बड़ी कंफर्टेबल जोन में जो है पॉलिटिक्स की है, जबकि इसकी निस्बत अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को देखें और नून लीग की क़यादत को देखें तो कैदोबंद की सौबतें इन्होंने बर्दाश्त की हैं बहुत ज़्यादा। मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज, तो खान साहब की तरफ जब चलते हैं तो उनकी तरफ ऐसी चीज़ें नहीं नजर आती, क्योंकि ये एक दौर में पाकिस्तान के पावर सर्कल्स का और आज भी ब्लू आइड चैप रहे हैं। तो इस वजह से, और अभी भी कुछ ऐसी जो मेरी इतलात है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, कुछ पावर के हलकों के अंदर किसी खास जगह पर
ये बात भी है कि 5000 के करीब रेजिग्नेशन भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो जो रेजिग्नेशन है डेफिनेटली वो इमरान खान साहब की फेवर में है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। पंजाब की सिचुएशन किस तरह से अब आप बनते हुए देख रहे हैं अब 11 तारीख को, जो आप क्या समझते हैं कि ये जो पंजाब की जो सियासत की जा रही है इस हवाले से, ये स्टेबल हो पाएगी? देखिए, पंजाब के अंदर तो सूरत हाल ये है कि अगर जो मुझे लगता है कि अगर परवेज़ इलाही साहब इत्तेमाद का वोट लेते हैं तो वो ले लेंगे। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम नवाज़ और या PDM की जमातें मुझे इतनी पावरफुल या उनके पास वो नंबर गेम नज़र नहीं आ रही, वो ले लेंगे। लेकिन अगला पॉइंट ये है कि क्या वो इमरान खान साहब के कहने पर असम्बली तोड़ेंगे? 10 या 11 के बाद इत्तेमाद का वोट अगर वो लेना भी चाहते हैं तो क्या उसके बाद असम्बली तोड़ेंगे? तो ये अगले 5-10 दिन के अंदर अंदर आपको चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि मुझे यही है कि परवेज़ इलाही साहब इसको ड्रैग करेंगे, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट लाके, क्योंकि उनको शायद यकीन नहीं कि दोबारा कभी वो वज़ीर आला बन सकेंगे। ये इतने चंद सीटों के साथ वो वज़ीर आला बने हुए हैं, ये दोबारा वो किस्मत वाली बात है कि आपको दोबारा कभी मौका मिल जाए इस तरह। इसीलिए वो PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट में जा रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दें कि कल को हम जीत जाएं। अगर PTI पॉपुलर है तो वो जगह से, उन जगहों से वो खाली सीटें छोड़ दे और काफ लीग वहाँ आ जाए। और मुझे नहीं लगता कि PTI इस लेवल पे जाएगी। तो अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी बात करते हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि PDM उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो परवेज़ इलाही साहब का जो रोल है वो अगले 10-15 दिन के अंदर आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है। ज़िया साहब, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात देख रहे हैं? जो हुकूमत को एक टफ टाइम फेस करना पड़ा है, जो हमने डिस्कस किया है कि वो सिर्फ मौजूदा हुकूमत की गलतियां नहीं है, पिछली हुकूमत की भी गलतियां हैं जिनका खुमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी अब ये ढोल तो पहन लिया, अब इन्हें बजाना तो पड़ेगा। अब इस सूरत-ए-हाल में आप क्या देख रहे हैं? इनके पास क्या तरीक़ाकार मौजूद है? IMF के पास जितना जाने में डिले करेंगे उतनी सख्त शराइत IMF की माननी पड़ेंगी। 5.8 या 9 बिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व बचे हैं वो एक महीने के रिजर्व भी नहीं है अब हमारे पास। तो मुल्क में यही बातें की जा रही हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी डिले कर रही है, यही देख रही है कि पहले दोस्त ममालिक मदद करें उसके बाद IMF के पास जाएं। देखिए, जिस दिन से इन्होंने टेक ओवर किया है तो ये हालत उनके साथ ऐसी तरह है। लेकिन आप एक बात का यकीन कर लें कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि दोस्त ममालिक को देना ही पड़ेगा जी, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है ना, ये इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको हैंडल करे। लेकिन इसके अंदर देखें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपकी एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है, उस डेफिसिट को आपने कम करना है। तो जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती वो नहीं हो सकता। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप एक्सपोर्ट कैसे बनाएंगे? वो इस सूरत में हो सकती है कि आप मुल्क के अंदर बिजली सस्ती ले आएँ, वाफिर मिकदार में ले आएँ। और चाइना की मिसाल आपके सामने कि चाइना कैसे ग्रो किया। चाइना ने बिजली बिल्कुल फ्री की, अपने लोगों को दी। और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, जो एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि जनाब आबादी बढ़ने से ज़राए वसाइल कम हो जाते हैं, मैं सिर्फ एक मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी या सबसे बड़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। उन्होंने अपनी आबादी को काम पे लगाया, बिजली सस्ती की। पाकिस्तान के अंदर ये जो क्राइसिस है, जो अभी रात को आपने बात अभी की कि जल्दी अर्ली जो है हम स्टार्ट करें, ये पहले भी स्टेप्स उठाए जा सके, कामयाब नहीं हो सके। ये बात ठीक है कि हमें अर्ली जो है उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन आपके मेगा सिटीज़ के अंदर जो लाइफस्टाइल बन चुका है उसके अंदर असल चीज़ है, आप रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके ऊपर क्यों नहीं जाते, उसको क्यों एक्सप्लोर नहीं करते? आपके पास इस वक्त सोलर है पंजाब के अंदर बहुत बड़ी सतह के ऊपर। मैं आज भी गवर्नमेंट को आपके इस चैनल के अंदर से वसातत से एक मशवरा देता हूँ कि 3 मरले और 5 मरले के, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आपको लैपटॉप दिए थे और साथ सोलर पैनल दिए थे, तो एक पैकेज बनेगा 3 मरले के मकान के लिए। ये कुछ लाख रुपए में और 1.5 लाख रुपए में एक पैकेज, 3 मरले और 5 मरले के घर जो हैं इनके ऊपर सोलर उनको पैकेज आप दें, हर घर को ये दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट पे। इसमें कुछ अरब, यहाँ 300 रुपए आपने एक ट्रेन पे ऊपर लगा दी है, तो वो 300 से भी कहीं कम पैसों पे ऊपर अगर आप लाहौर के अंदर ये आप 3 मरले और 5 मरले पे दे दें, तो आप बापडा के ऊपर जो प्रेशर है सारा का सारा, ये जो आपको मार्केटों पर करना पड़ रहा है, ये सारा का सारा उससे वेव ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। और ये अगर पाकिस्तान में आप जाते हैं और आपको आने वाले दिनों में ये इस पर जाना पड़ेगा, यकीनी तौर पर प्लानिंग करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट एहसन ज़िया हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और हुकूमत को जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको यकीनी तौर पर बढ़ाने की जरूरत है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और प्रोग्राम के आगाज़ में फर्स्ट सेगमेंट में हमने बात की पाकिस्तान का जो सियासी एक स्ट्रक्चर है या जो एक पॉलिटिकल कशीदगी हम इस वक्त देख रहे हैं। अब रुख करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद का, जहां पर इस वक्त 2 बड़े मसले हैं।
एक है कराची में बल्दियाती इंतखाबात और दूसरा कराची में मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करवाना। और इस इशू पर पीपल्स पार्टी MQM के दरमियान अनवार्ड जो डेडलॉक है वो अभी तक बरकरार है और इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए वफाकी वुज़रा कराची पहुंचे और बिलावल हाउस में अहम मुलाकातें भी हुई। बिल्कुल, जरदारी साहब ने भी कुछ दिन का वक्त मांग लिया है क्योंकि MQM की जानिब से ये क्लियर बता दिया गया था कि या तो फिर इस हुकूमत में रहकर हम इलेक्शंस में जाएंगे या फिर इस हुकूमत से बाहर रहकर अब हुकूमत को यह फैसला करना है कि वो हमें साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए और 24 घंटों में जो इलेक्शन कमीशन को खत भिजवाया गया था वो वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान का मजीद ये कहना है कि जिस गवर्नर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका जो तकरीर है वो किस तरीके से हो सकती है। गवर्नर सिंध के खिलाफ कब्जों के केसेस दुबई में दर्ज हैं और इस पर रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है और कहा है कि गवर्नर सिंध ने गुज़श्ता रात हाफिज नईम से मुलाकात की। तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि रात को खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई है। मजीद जो है इस बारे में क्या कहना है हाफिज नईमुर रहमान का, आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे गवर्नर का तकर्रुर किसी फर्द का हो सकता है जिसका वाज़े तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, जमीनों पे कब्जे के केसेस हैं, दुबई तक में इनके ऊपर जो है वो मुकदमात बने हुए हैं। जोरी टावर जैसे मुकदमात सबके सामने हैं, वो गिरा भी था। नाजायज जमीनों पे कब्जा और अपने गोल्ड वोल्ड के काम में जो कुछ किया जिसका इस तरह से रिकॉर्ड हो उसको गवर्नर का तकर्रुर बाहमी इत्तेफाक राय से करना, जिसमें PTI भी शामिल, जिसमें नून लीग भी शामिल, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल, जिसमें MQM भी शामिल। तो मैं हैरान हूं कि ये सब हो क्या रहा है। इलेक्शन को अब 15 जनवरी को होना चाहिए, कोई दूसरी सूरत नहीं है। और कराची में जो सियासी हलचल की वजह है, दूसरी जो वजह है वो भी MQM को ही करार दिया जा रहा है क्योंकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि MQM के जो धड़े अलग हो गए थे अब उनको मुत्तहिद किया जाए, उनको आपस में मिलवाया जाए क्योंकि MQM का जो वोट बैंक है वो काफी डिस्टर्ब हो गया था जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ था। और बानी मुत्तहिदा का मामला भी हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त खबरों में है इस वक्त और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए भी कोई गुंजाइश बनाई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल हैं, फारूक सत्तार हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो आफाक अहमद हैं उनसे भी इस हवाले से बात कहीं ना कहीं की जा सकती है। कराची से ताल्लुक रखने वाले और कराची की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सहाफी सीनियर एनालिस्ट तारिक मतीन ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त हम उनसे बात करते हैं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो MQM की जानिब से हम देख रहे हैं इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं तमाम धड़ों को, आपको क्या लग रहा है? टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ MQM को जब वो धड़ों में बट गई, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और कराची में बहुत स्ट्रांग हो गए। बहुत शुक्रिया अनवर, पहले आपसे, नबीहा से, नियो की पूरी फैमिली से और हम सब के साथ जिनके साथ मिशेल ने काम किया मेरे साथ 2 चैनल्स में, उन सब से इजहार ताज़ियत। और अब इस मौजू पर ये जो आपने जुमला कहा ना कि MQM की जानिब से तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश MQM की जानिब से नहीं की जा रही। बताने वाले बताते हैं कि ये कोशिश कहीं और से हो रही है। अब वो कहीं और जो है वो हम सब जानते हैं जी। तो ये कोशिश वहां से हो रही है। उसके अलावा अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 9:37 पर, तो अब से कुछ देर में कराची में इस वक्त सब लोग अदालत में मौजूद हैं, तो अदालत में इसकी समाअत भी हो रही है और MQM 9 जनवरी को एहतजाज भी कर रही है। MQM सब कर रही है, लेकिन ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनसे राह फरार इख्तियार कर रही है, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका पूरा साथ दे रहे हैं, इंतखाबात कराने वाले भी, लेकिन इलेक्शन पे ये लोग नहीं आ रहे। हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया, वोटर लिस्टों को मुस्तरद कर दिया। 2 बार MQM को अदालत से भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। आज MQM के पास हैट्रिक चांस है यहाँ जी। तारिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये जो सिचुएशन है हम मुसलसल देख रहे हैं, जो इंतखाबात है वो डिले पर डिले होते जा रहे हैं। 15 जनवरी की डेट, अब क्या इंतखाबात हो पाएंगे? MQM को क्या एतराज़ात हैं हल्का बंदियों के हवाले से? अच्छा, MQM को जो एतराज़ात हैं वो उनमें बहुत बड़े नहीं हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में शहर के। इनका ये कहना है कि हल्का बंदियाँ ऐसे की गई हैं कि उससे हमारे मुखालिफिन को फायदा है। MQM की दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और बड़ा टफ टाइम दे सकती जमात इस्लामी भी, तो ये जो राइवल जमातें हैं
इनमें इन हल्का बंदियों से जिस पर एमक्यूएम को एतराज है जी, उससे सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होता है, जिस तरह से ये की गई है, जिस तरह से वोटर लिस्ट एमक्यूएम के ख्याल में इस वक्त है। लेकिन एमक्यूएम की मजबूरी है कि वो उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी हैं, तो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नजर उठा के, आवाज उठा के ये लोग बात भी नहीं करते शहर के हुकूक के लिए जी, क्योंकि इनके अपने सियासी मुफादात भी हैं। तो चाहिए भी और जो चाहिए वो लेने की हिम्मत है भी नहीं। इस वक्त एमक्यूएम का ये बड़ा मसला है, इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, तो ये मुसलसल राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि 15 को इंतखाबात हो पाए, फिर कोई बहाना तलाशा जाएगा, बहाना तलाशा जा रहा है। बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान की अगर बात करें तो बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यही कहना था कि जो गवर्नर सिंध हैं उनका बड़ा ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। फिर जब वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गवर्नर सिंध फिर एक पिक्चर शेयर करते हैं कि रात को तो हाफिज नईमुर रहमान बड़े खुशगवार मूड में उनसे मिले हैं, लेकिन सुबह उनका बयानिया तब्दील हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि दोहरा मयार नहीं चलेगा। तो ये दोहरा मयार तमाम ही जमातों में मौजूद है, सिर्फ प्रेस पर आकर, मीडिया पर आकर अवाम के सामने इस तरह की बातें की जाती हैं, अंदर से सभी एक हैं। अच्छा, अंदर से सभी एक है, वो गालिबन फैज साहब का मिसरा है, सब कत्ल होके तेरे मुकाबिल से आए हैं। तो जो गवर्नर सिंध हैं वो सबके लिए जिस वजह से नाकाबिल कबूल हैं, वो ठीक उसी वजह से सबके लिए काबिल कबूल भी हैं। वो जहां से आए हैं वहां से आया हुआ बंदा नहीं चाहिए, लेकिन वो जहां से आए हैं वहां से आए हुए बंदे को इनकार किया भी नहीं जा सकता। तो जो इनकी मजबूरी है वही इनकी उनको कबूल करने की वजह भी है। तारिक भाई, कामरान टिसोरी की मुत्तहिदा को जो मुत्तहिद करने की इस वक्त कोशिशें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ बातों की हद तक ही दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो ये सब किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा? अच्छा, ये कामरान टिसोरी की कोशिशें हैं, ये कामरान टिसोरी की ख्वाहिशें नहीं हैं। ये जो कोशिशें हैं ये तमाम लोग कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये इनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है, यानी ये ऑर्गेनिक नहीं है। मुत्तहिद हो पाएंगे तो ये सब के सब, इनमें से कोई 0.5 है, कोई 0 है, कोई 1 है जी। एमक्यूएम, पीएसपी, फारूक सत्तार का ग्रुप, खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप, तो ये सब के सब 0.5, 1 इस तरह से है। जो सबसे बड़ा नंबर है ना नंबर्स में, वो है 9। जब तक जीरोस के साथ 9 नहीं लगेगा ना और वो मिलके 9-0 नहीं बनेगा तो कराची की सियासत में इनकी हैसियत नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं फिर आप, जो कि हम ट्विटर पर भी देख रहे हैं कि लंदन इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव वहां से दिखाई दे रही है और यही कहा जा रहा है कि जो बानी मुत्तहिदा हैं उनके लिए भी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। हमारे शो में हमने बुलाया भी एमक्यूएम के कुछ रहनुमा आए, उन्होंने भी हमसे बात की, लेकिन कोई क्लियर स्टांस वो नहीं रख सके जब उनसे कहा गया कि ये अटल फैसला होगा कि अल्ताफ हुसैन दोबारा से हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ये अगेन मैं जैसे बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये फैसले इनके फैसले नहीं है जी, ये सरे तस्लीम खम करेंगे फैसलों पर और करते आए हैं। बानी मुत्तहिदा ने इससे पहले भी जब वहां से आवाज दी बॉयकॉट, तो वो बॉयकॉट हो गया और उसका नतीजा हमने देखा। आमिर लियाकत वाले हल्के में जब वोट पड़े, कितने पड़े। अभी कराची में जो इमरान खान जो सीट जीते, हकीम बलोच सीट जीत गए, एक इमरान खान जीत गए, तो वहां पर भी एमक्यूएम को नुकसान इसी वजह से हुआ था कि लंदन से बॉयकॉट की आवाज आ गई थी। लंदन के साथ भी हैं, लेकिन लंदन वाले के पास जो पाकिस्तानी गालिबन 12 अरब रुपए की जायदादें हैं, उन जायदादों के हुसूल के लिए एक भी है, तो ये कंफ्यूज्ड हैं। ये यहाँ की भी माननी है और उनको भी मानना है, ऐसे चल नहीं सकता। तारिक भाई, जिस तरह हम देख रहे हैं कि विफाक और पंजाब की सियासत हो रही है, यहाँ पर सब लोग उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह कराची में भी जिस तरह से आपने जिक्र किया कामरान टिसोरी साहब की जो ख्वाहिश है और जो उनकी कोशिश है उसमें बहुत फर्क है। तो ऐसा तो यही लग रहा है फिलहाल कि पीपल्स पार्टी मुतालबा मान लेगी, इतनी जल्दी हल्का बंदियां तो नहीं हो सकती हैं, तो फिर बल्दियाती इंतखाबात एक मरतबा फिर से नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली खटाई में एक मरतबा फिर से खटाई में पड़ेंगे जी। और इस शहर के, मतलब मैं 13 साल लाहौर में आप लोगों के दरमियान रहकर आया हूँ जी, और इस शहर को मैंने पहले से ज्यादा तबाह देखा है। वो आना होता था शहर के मखसूस से में चंद दिन के लिए, अब जब वापस आके इस शहर से है, इस शहर की और इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के पांव धो धो के पीने चाहिए
कि कराची के बजाय उन्हें चांद पे पहुंचा दिया है। दुनिया नहीं पहुंच सकी, एक पूरे शहर को चांद पे पहुंचा दिया है। चांद जैसे गढ़े हैं हमारे पास, चांद पे पानी नहीं है, कराची में पानी नहीं है। चांद पे बिजली नहीं है, कराची में भी उसके मसाइल। चांद पे बुनियादी हुकूक इंसान को मैसर नहीं है, कराची में बुनियादी हुकूक इंसान को मैसर नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी के इस शहर को चांद पे पहुंचा दिया है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट तारिक मतीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि कराची जो है इस वक्त हम चांद से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि चांद पर भी बिजली मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है। कराची में भी यही सूरत हाल है। सबको जो भी हो रहा है, ये इस मुल्क के जो लोग हैं, यहाँ पर जो बसने वाले हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। चाहे कराची का तस्करा किया जाए, चाहे पाकिस्तान की आवाम का, पंजाब का जिक्र किया जाए, हर तरफ सियासत ही चमकाई जा रही है। लोगों के बारे में, इस मुल्क के बारे में हरगिज नहीं सोचा जा रहा। बल्दियाती इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा था, वो भी अब हमें नजर आ रहा है कि ताखीर का शिकार दिखाई दे, मुसलसल ताखीर हो रही है। ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद कुछ क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज कराची टेस्ट का तीसरा दिन है और 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तानी टीम की जानिब से 3 विकेट्स के नुकसान पर 154 रन बना लिए गए हैं। इमामुल हक 74 रन पर नाकाबिल शिकस्त है और अगर न्यूजीलैंड की टीम की पहली इनिंग्स की बात की जाए तो न्यूजीलैंड 449 रन बनाकर फाइनली पवेलियन लौट चुकी है। एजाज पटेल, मैट हेनरी के दरमियान आखिरी विकेट पर 104 रन की शराकतदारी हुई और पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया, जो ज्यादा देर तक टीम के लिए रन ना बना सका और कौमी टीम की पहली विकेट 27 रन पर गिरी। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 4, नसीम शाह, आगा सलमान ने 3 विकेटें हासिल की। अच्छा अनवर, इस वक्त नसीम शाह की गेंद की खासी तस्करा हो रहा है। जी, नसीम शाह ने जो गेंद करवाई है कराची टेस्ट के दूसरे रोज, बहुत ही शानदार गेंद करवाकर न्यूजीलैंड के जो बैटर सऊदी हैं उसको बोल्ड किया है और उनकी बहुत ज्यादा इस हवाले से तारीफें भी की जा रही हैं। लेकिन हम सबसे पहले इमरान मानी ने हमें जो स्टूडियो में ज्वाइन किया, उनसे पहले जो मैं सबसे पहला सवाल करूंगा वो ये कि जो न्यूजीलैंड आखिरी विकेट पर इतनी बड़ी पार्टनरशिप बना गई, उसकी क्या रीजन देख रहे हैं? बॉलर्स किस तरह से इतनी बुरी तरह से नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड तो बन चुका होगा। देखें बहरहाल ये रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान में आज तक जितनी टेस्ट क्रिकेट हुई है उसमें किसी भी गैर मुल्की टीम ने आखिरी विकेट पर इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनाई, तो ये एक बहरहाल रिकॉर्ड है। जहां तक बात कर रहे हैं कि क्या वजह थी इसकी, एक तो देखें नेचुरली ये होता है कि जब आखिरी विकेट खेल रही होती है तो बैटर्स जो होते हैं वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उनके सामने फिर कुछ और नहीं होता। उन्होंने कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर में इजाफा किया जाए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क है कि 1 विकेट रह गई और उसके बाद, और मतलब पाकिस्तान अगर वो विकेट जल्दी ले लेता तो शायद इतना बड़ा 350 वहां पर थोड़ा सा हमने ये देखा कि बाज मौके पे बॉलर्स ने जो है विवर्ड बॉलिंग जिसे कहते हैं, थोड़ा बाहर बॉलिंग ज्यादा की बजाय इसके कि थोड़ा विकेटों के अंदर बॉल कराने के। लेकिन यह दाद देनी पड़ेगी मैट हेनरी को, जिस तरह मैट हेनरी ने खेला वहां पे, यानी चाहे स्पिनर से या फास्ट बॉलर से। यहां एक और चीज पाकिस्तान कर सकता था, किसी भी नॉन मतलब रेगुलर बॉलर से आप बॉलिंग करा सकते। जब एक होता है ना कि आप बहुत ज्यादा आपको कामयाबी नहीं मिल रही होती है, आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है। कब आप आएंगे हमारे शो में और आके आप जरा इस तारीफ आप जो कर रहे हैं गोरों की, आप हमारे खिलाड़ियों की भी करेंगे? ओपनिंग जोड़ी फिर से नाकाम दिखाई दी है, क्या रीजन है, क्या वजह है? ओपनिंग जो, अब अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं ना, तो मैं वो मिसाल है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो वो वाली बात है कि देखें जब से इंग्लैंड ने पिंडी में तेज खेलना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान टीम भी हम ये देख रहे हैं कि कोशिश कर रही है कि उसी चीज को एडॉप्ट करे। ठीक है, अगर इंग्लैंड ये खेल रहा है आप भी एडॉप्ट करने की कोशिश करें, लेकिन यार देखें एक नेचुरल आपका जो एक तरीकाकार होता है ना, आप उसको एक रात में अपने तरीकाकार को, अपने स्टांस को बदल नहीं सकते हैं। आपको मतलब आप देखें, मैं सीधी सी बात करूंगा, अगर पाकिस्तान टीम, लोग कहते हैं कि डिफेंसिव खेलते हैं, डिफेंसिव, मैं कहता हूं खुदा के लिए यार डिफेंसिव माइंडसेट से खेल लें। अगर आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे होते आपको व्हाइट वॉश नहीं होता। आपको जो आपने कोशिश क्या की, वही आधा तीतर आधा बटेर वाली बात, कि आपने उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन थोड़ा जहां पर वो पूरी तरह से वो स्टाइल अपनाना था वहां पर आप बैकफुट पे चले गए। जहां तक फिर कल की आप पाकिस्तानी अगर डिसमिसल्स देखते हैं, उनकी अगर आप हाइलाइट्स देखें, तो 2 पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो जारहाना खेलने की कोशिश में आउट हुए। अब शान मसूद
मतलब उन्होंने 3 चौके लगा दिए, उसके बाद आपको क्या जरूरत है कि आप उसको बाहर जाकर खेलने की कोशिश करें। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे थे। अब एक यहाँ मैं एक और सवाल रेज करूंगा कि पिछले दिनों मोहम्मद रिजवान के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि 11 इनिंग हो गई, 12 एक इनिंग उनकी गिनी जा रही थी। अब्दुल्ला शफीक की जो है 7 इनिंग्स हो चुकी हैं कि उन्होंने स्कोर नहीं किया। शान मसूद की अगर टोटल इनिंग्स देखते हैं 13 इनिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें 4 सिफर हैं। जितनी तनकीद बाबर पर हो चुकी है बीइंग अ डिफेंसिव कैप्टन, तो हो सकता है ये कैप्टन की पॉलिसी हो कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है। फिर हम देख रहे हैं कि लाला बाय हैं चीफ सेलेक्टर, उनका इफेक्ट हो सकता है। जिस तरह से उनका एक बयान आया है कि 135 स्ट्राइक रेट जिसका नहीं होगा उसको तो T20 मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। खैर वो लाला का जो बयान ये 135 वाला था वो और पैराहे में था, वो उसको कोड गलत तरीके से किया गया। उन्होंने एग्जैक्टली ये बात नहीं की थी। और वो जो बात कर रहे थे वो जो जूनियर लेवल की क्रिकेट है उसके लिए बात कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए या जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं की थी। लेकिन यही बात आप जिस तरह कह रहे हैं अब लाला आए हैं या उससे पहले कप्तान की पॉलिसी भी हो सकती है। बात क्या है कि हमारे यहाँ होता यह है कि पैनिक बटन दबा दिया जाता है। अगर ये ठीक है आप हारे हैं जो भी है उसके सोल्यूशन ढूंढा जाता है, लेकिन सोल्यूशन के लिए नहीं कि आप हड़बड़ाहट का शिकार हो जाएं। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि आप हड़बड़ाहट का शिकार है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है। कि आप बैक टू बैक पहले 3 मैच हारे, फिर पिछला मैच भी आप यानी बच गए, बाल उसमें बच गए। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी कोई प्लानिंग यहाँ पे एक प्लान नहीं नजर आ रहा कि आप मानी क्या प्लान होना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। तीसरे दिन की एक तो पिच किस तरह से, उस पर मैं आपका कमेंट लूंगी। बाबर 11 की स्ट्रैटेजी के साथ आज प्ले करें, आप हिकमत अमली प्लान का जिक्र कर रहे हैं। आपको इस वक्त जरूरत जो है पार्टनरशिप की जरूरत है कि आप जाए। जिस तरह कल सऊद शकील खेल रहे थे, मतलब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में किसी प्लेयर की तरफ से टिपिकल टेस्ट क्रिकेट नजर आई। मतलब उन्होंने काफी ज्यादा बॉल्स खेले और बहुत कम रन किए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल रन ही ना करें, आप बिल्कुल 30-32 के स्ट्राइक रेट से खेलें। ठीक है, आप जहां बॉल मिलता है आप उसको चार्ज करें, लेकिन क्या है आपका इस वक्त फोकस होना चाहिए पार्टनरशिप बिल्डिंग के ऊपर। जितनी बड़ी पार्टनर, अब देखिए इस वक्त इमाम और आपके पास सऊद शकील है, फिर इसके बाद सलमान है, सरफराज है। मतलब आपके पास अभी बैटिंग लाइन है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा डेफिसिट कम कर, मतलब पहला तो खैर टारगेट तो यही है कि आपने बराबर करना है। लेकिन इस वक्त जो अगर स्टार्टिंग में आप खुदा खास्ता कोई विकेट लूज कर देते हैं वो आपके लिए जो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो आप पार्टनरशिप बिल्ड करें, जितनी बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे उतना ज्यादा आप सेटल डाउन होते चले जाएंगे। फिर रही विकेट की बात, तो विकेट जैसे हम उस दिन भी आपसे बात हो रही थी कि विकेट इतना कोई वो मुश्किल विकेट नहीं है। ठीक है, विकेट में थोड़ा बाउंस जरूर है। आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक थोड़े अरसे से प्रॉब्लम नजर आ रहा है शॉर्ट पिच डिलीवरी का। खास तौर पे जो मुल्तान का मैच था या उसके बाद वाला मैच था, उसमें आपने देखा कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे उन्होंने इनको शॉर्ट पिच पर या बाउंस पर भी आउट किया है। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा आप ये सोचें सिंपल इज दैट कि आपने जाके अपनी विकेट सेव करनी है, विकेट को सेव करें, कोई रिस्क ना। लेकिन मानिए जिस तरह हम कल भी पिच पर बात कर रहे थे, आपसे भी बात हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि पिच पर ग्रास मौजूद है, पिच इतनी बुरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो दूसरी टीम्स हैं वो जब इस पर खेल रही हैं बहुत अच्छी बैटिंग लाइन उनकी परफॉर्म करती है। जब हमारी बैटिंग लाइन मैदान में आती है तो फिर पिच पे हमें सीम भी नजर आती है, रिवर्स स्विंग भी नजर आती है, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। होम ग्राउंड पर हमारे ये हालात क्यों हो जाते हैं? देखिए, मसला सीम का या उसका स्विंग का या टर्न का नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है आपकी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है। जो पाकिस्तानी बैटर्स हैं इनकी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है। वही जिस तरह मैंने बात की कि कल जिस तरह आपकी 3 विकेटें गिरी हैं, कोई भी एक विकेट ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि अच्छी बॉल पर आउट हुआ हो कोई प्लेयर। मतलब अब्दुल्ला शफीक की बात करें, शान, फिर जिस तरह बाबर आजम रन आउट हुए, मतलब वो इमामुल हक उनके साथ थे तो इमाम ने अपने जो चचा है उनकी इंजमाम की याद दिला दी कि जिस तरह इंजमाम के साथ जो है जो दूसरा प्लेयर होता था अक्सर होता था कि दूसरा प्लेयर रन आउट हो जाता था। इंजमाम खुद तो रन आउट होते थे कि खुद तो डूबे हैं वाली जो मिसाल है वाली। तो कल इमाम ने वही किया कि उन्होंने कॉल किया और बाबर आए, उसके बाद इमाम बीच में रुक गए। ठीक है, अच्छा मानिए जो इंजरीज का शिकार हमारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, नसीम इज बैक और उनकी परफॉर्मेंस की भी बड़ी खूब तारीफ हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे सारे खिलाड़ी जो हैं वो फिट नहीं है। क्या इनसाइड स्टोरी है, कब तक फिट हो जाएंगे, कब तक हम उन्हें खेल में देखेंगे? देखिए, जहां तक शाहीन आफरीदी की बात है, इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो शाहीन आफरीदी का है, क्योंकि वो इस वक्त आपके टॉप बॉलर हैं और नॉट ओनली के पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड के जो लीडिंग बॉलर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो शाहीन की अब फिटनेस काफ़ी बेहतर है और जिस तरह उन्होंने अभी इस मैच के दौरान हमें प्रैक्टिस सेशन में मतलब वो बॉल करते नजर आए, ब्रेक के दौरान वो बल्कि हारिस रऊफ भी जो है कल वो बॉल करते हुए नजर आए वहां पे। तो
उम्मीद है कि जल्द शाहीन आफरीदी को हम सून के मतलब एक्शन में देख सकेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जाहिर सी बात है, कल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वो PSL भी आ रहा है आगे, तो अक्सर ये भी लोग बात कर रहे हैं कि शायद PSL की वजह से उनको जो है रोका। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। बात यह कि मैं शाहीन क्योंकि एक लंबी इंजरी के बाद आए हैं, तो उस पे टीम मैनेजमेंट जो है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़ा रिस्क ले चुके हैं शाहीन कि आप उनको कैरी किया नेदरलैंड और इधर उधर आप लेकर जाते रहे, और जिसकी वजह से। ठीक है इमरान, एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज ये वाली जीत लेगा? देखें, फैसले के बारे में तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक अगर ये तब समझ ले कि 1.5 मैच हो चुका है, एक पिछला और एक ये, तो इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल न्यूजीलैंड की टीम हमें डोमिनेट करती हुई नजर आई है। तो पाकिस्तान को अभी मजीद इसमें काम करना पड़ेगा, खासतौर पे जो बैटिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान अहमद मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग का सिलसिला है वो जारी है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं श्रीवदास। अशरफ वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और कोविड ने नाज़रीन कितना अरसा अनवार जब पता चला कोविड पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ और इसने कितने सारे मुल्कों का जो मुआशी पहिया है उसको जाम किया। पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमें नॉन सीरियस भी दिखाई दिए, वैक्सीनेशन के हवाले से भी अभी भी लोग उस तरीके से मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ऐसे में जो बुरी खबर है वो फिर से सामने आना शुरू हो गई है। चाइना में कोरोना का फैलाव एक मर्तबा फिर से सर उठा रहा है और चीन में कोरोना वायरस की एक नई किस्म XBB वेरिएंट सामने आई है। और दूसरी जानिब चाइना में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जो नए XBB वेरिएंट है उसकी पाकिस्तान में भी अनवार अनफॉर्चुनेटली तस्दीक कर दी गई है। बिल्कुल, कौमी इदारा बराए सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं उन्होंने XBB वेरिएंट की तस्दीक की है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कह रहे हैं कि ये गालिब इम्कान है कि तेजी से फैलने वाला ये BF7 वेरिएंट भी अभी पाकिस्तान पहुंच चुका है। अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम सबको ही इस तमाम तो सूरत हाल में एहतियात करनी चाहिए। और जो लोग कोरोना वायरस को अभी भी मिथ समझते हैं, सिर्फ बातों की हद तक समझते हैं, नहीं समझना चाहिए, इतने लोग चले गए। सीरियस होने की जरूरत है, सीरियस एटीट्यूड शो करने की जरूरत है। बिल्कुल। और आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद ने भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मुझे भी 100% यकीन है कि जो दोनों वेरिएंट्स हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। ताहम सेहत के माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जो कुव्वत मुदाफत है, मेरे ख्याल से हमें इसे बाहर निकलना पड़ेगा अनवार, क्योंकि हम जब ये बात कर लेते हैं दैट मीन्स कि हम केयर कम कर रहे हैं। और हमारी मार्केट्स में आप देखें, शादी हॉल्स में देखें, हमारी गैदरिंग्स में देखें, कोई शख्स भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं। जब नुकसान हो जाता है उसके बाद हमें एहसास होता है कि अच्छा ये तो इतना फैलाव हो गया कि अब इसको रोकना जो है उसके लिए भी संगीन इकदाम उठाने पड़ेंगे। एहतियात है वो यकीनी तौर पर इलाज से बेहतर है। हम सबको एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर से जो चीन से मुसाफिर आ रहे हैं उन पर पाबंदियां लगा रही हैं, जबकि जो मगरबी मीडिया है वहां पर हम देख रहे हैं कि चीन के हवाले से भी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि चीन में बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन मीडिया इस तमाम तर सूरत हाल को रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस हवाले से हम जो क्लियर कहां से वो हम जानेंगे। बीजिंग चीन से हमें जून अहमद खान ने ज्वाइन किया है। जून, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो चीन की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। मगरबी मीडिया की बात करें तो वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि चीन में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। चीनी मीडिया की जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं वो तो उस तरह से मंजर आम पर नहीं आती। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या देख रही हैं, क्या सिचुएशन है? पहली बात, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। और आपके जो इंट्रोडक्शन में मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, पहली बात व्यूअर्स को कि बहुत जरूरी है कि आप एहतियात करें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें। अब बात आती है चीन की। मैं खुद बीजिंग में हूँ। बीजिंग वो पहला शहर है चीन का जिसने पीक किया। एक बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि चाइना में एक स्ट्रिक्ट डायनामिक जीरो कोविड पॉलिसी थी। मैं जाती तौर पर इन 3 सालों में बीजिंग में ही हूँ, चीन में ही हूँ। यहाँ पे इंटरनली ये पॉलिसी थी कि आप रोज टेस्ट कराएं, खासतौर पे ऐसे शहरों में जो ज्यादा क्राउडेड हैं। और आप मतलब कोविड जिनको होगा उनको पहले क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया जाता था और बहुत कम था इसका स्प्रेड। मतलब तकरीबन मैं जाती तौर पे किसी शख्स को नहीं जानती बिफोर नवंबर जिसको कोविड हुआ भी। तो पहली बात तो ये कि ये एक इसको कहते हैं कोविड नाइव पॉपुलेशन, और ये दुनिया की वाहिद कोविड नाइव पॉपुलेशन है जहां पे एक स्ट्रिक्ट मेजर्स के थ्रू कोविड के फैलाव को पूरी तौर पर रोक दिया गया था। अब दिसंबर में क्या तब्दीली आई कि ये जो नया वेरिएंट है
पहली बात ये ऑब्जर्व की गई कि ये 10 टाइम्स ज्यादा कंटेजियस है। मतलब अगर एक बंदा पिछले वेरिएंट से 2 लोगों को देता है, कोविड ट्रांसफर करता है ऑन एवरेज, इसमें 20 लोग थे। तो पहली बात ये बहुत कंटेजियस था और इसको रोकने के लिए बहुत एक बड़े पैमाने पे लॉकडाउन्स और मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था। लेकिन जो दूसरी जरूरी बात है कि ये वेरिएंट उतना सिवियर नहीं है। हम देख रहे हैं कि मुझे खुद कोविड हुआ। अब दिसंबर से मैं जिस शख्स को जानती हूँ, अनलेस वो बाहर से ट्रैवल करके चाइना आए हैं रिसेंटली, उन सबको कोविड हुआ। सिवियर सिम्टम्स नहीं थे जैसे हमने पिछले वेरिएंट्स में देखा। और बीजिंग खुद जो कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पीक कर चुका था, अब हम देखते हैं कि वापस एक तरह से रौनक आ गई है और हर एक को एक तरह से कोविड हो चुका है। तो बिल्कुल एक प्रिपरेशन की जरूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहर भी पीक कर रहे हैं, लेकिन जो सिवियरिटी है केसेस देखा चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से हिकमत अमली अपनाते हुए, जैसा कि आप भी तस्करा कर रही हैं, इस पर काबू पाया, इस पर कंट्रोल किया। सूरत हाल काफी बेहतर रही गुज़श्ता बरस। तो इस मर्तबा ऐसा क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो क्यों इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है? कोरोना के हवाले से सख्त पाबंदियां चाइना ने आयद कर रखी थी। बिल्कुल। सो इसकी देखें, जीरो कोविड पॉलिसी जो थी वो हमेशा के लिए रह नहीं सकती थी। ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए कि प्रेपरेशन की बात है। ज्यादातर ममालिक में, इंक्लूडिंग हमारे मुल्क में, बहुत ममालिक में प्रेपरेशन उस तरह नहीं हो सकती थी क्योंकि वेरिएंट जो थे बस अपने मतलब खुलेआम स्प्रेड हो रहा था वायरस। इन्होंने उसको 100% कंट्रोल किया, लेकिन ये हमें हमेशा पता था कि एक पॉइंट आएगा जब इसको कंट्रोल इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन प्रिपेयर, आप कोविड रेसिलियंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। आपकी कैपेसिटी, आईसीयू प्रिपरेशन, डॉक्टर्स, मेडिक्स, उसके अलावा मेडिकेशन, इस सब को रैंप अप किया जा रहा था। और लोग भी, चाइना में लोग भी और हुकूमत भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि वो कौन सा बेहतरीन वक्त होगा कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें और फिर वायरस बेशक फैले लेकिन आप उसको गेज करें, मतलब सिवियर है कि नहीं है। एक और बात समझने की है कि आपने जो कहा ना कि चाइना ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ था, इट केम एट अ कॉस्ट ऑब्वियसली। और इनका जो शुरू से एक पहलू रहा है, प्रायोरिटी रही है कि वो कौन सी पॉलिसी है जिससे मैक्सिमम जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अभी भी अगर हम देखते हैं कि जब एक तेजी से फैलता हुआ वायरस है, आप उसको लॉकडाउन करें लोगों को, तो और भी बीमारियां हैं और भी जरूरियात हैं लोगों की जिनकी वजह से वो ट्रीटमेंट उतना रेगुलर नहीं ले पा रहे। तो वो कौन सा ट्रेड ऑफ है कि कब आप कोविड को फैलने दें, मेडिसिन प्रोवाइड करें, आईसीयू सब कुछ मतलब मॉनिटर करें खास तौर पे। अब इनके हॉस्पिटल्स में भी मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या सिवियरिटी है वायरस की। पॉपुलेशन 90% वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन पे बहुत जोर दिया गया। और पहली बात ये भी देखी गई कि अगर हम इस पॉइंट पे खोलते हैं तो जो लोग अपनी कीमोथेरेपी करा रहे हैं, जिनको और बीमारियां हैं, जिनको और जरूरियात हैं, जिनकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है, किस पॉइंट पे हम ऐसे वाले ज्यादा लोगों को बचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक मुश्किल डिसीजन थी, लेकिन इसी कम्युनिकेशन कुछ देर से की जा रही थी। नवंबर में ठीक है, ये बताइएगा, बहुत से पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जो चीन आते जाते रहते हैं, जो ताजिर हैं, वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल वहां पर करते हैं। पाकिस्तानियों के हवाले से वहां पर क्या इत्तलात हैं? पाकिस्तानी हमारे बाय द वे प्री कोविड तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन तालिबान की तालिब इल्मों की पाकिस्तान से थी। सॉरी, मैं ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज कवर करती हूँ तो बट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत एक बड़ा डायस्पोरा है, बहुत एक अहम पार्ट है चीन का। और अब हम देख रहे हैं कि इस साल से बेशुमार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, आपको याद है शुरू में आ जा नहीं पा रहे थे, कईयों की एजुकेशन में जाहिर बात है रुकावट आई, मुश्किलात आई। इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आए हैं और अब ट्रैवल भी ज्यादा रेगुलर हो गया है। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव सिग्नल है। एक तरह से मेरा ख्याल है कि अगर बीजिंग जैसा बड़ा शहर विद इन 1 मंथ पूरी तरह रिकवर करता है, अभी न्यू ईयर्स पे रश था और लोग जिस तरह शहर एक पीक होके वापस नॉर्मलसी की तरफ आते हैं, इसी तरह देखा जाएगा कि विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन है कि दोबारा से लोग एक तरह से कहते हैं कोविड रेसिलिएंट हो जाएंगे। आपको एक दफा कोविड हो जाए और आप उसको मॉनिटर कर पाए तो दैट मींस यू आर एबल टू फाइट इट बेटर। तो ये स्टेज गुजरती है तो मुझे उम्मीद है कि मजीद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। मैं आपका एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी लास्ट में लेना चाहूंगी, क्योंकि आप बीजिंग में है, वहां पर लोग किस तरीके से एहतियात बरतते हैं,
अभी आपने न्यू ईयर का भी तस्करा किया, हमारे यहाँ भी आपको पता है कि जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं उसमें लोग इतनी एहतियात नहीं बरतने हैं। तो एक्चुअली चाइना ने तो कोई डाटा जारी नहीं किया जो सिचुएशन वहां पर है कि कितनी अमवात है, क्या परसेंटेज है कोविड की, लेकिन जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सामने आ रही है उसमें यही है कि हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं वो रिस्क पर हैं। ऑब्वियसली इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है इन अफराद की। तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये पैगाम देना चाहूंगी कि आप मास्क पहने, आप कोशिश करें कि क्राउडेड गैदरिंग्स में मत जाएं। हम जो मतलब यहाँ पे चीन में सबसे बड़ी जो एक सेंस लोगों में आ चुकी हुई है और ये पूरी दुनिया में बहुत जरूरी है, जैसे आप ही मैसेज दे रही हैं कि आपने और लोगों को बचाना है, आपने उन लोगों का सोचना है जो ऑब्वियसली एक मतलब बड़ी एज के हैं या जिनको ऑलरेडी मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन जिनको हम कहते हैं। कोशिश करें और पूरी तरह कोशिश करें कि मास्क पहने इस वक्त, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ रहा है दुनिया में। जरूरी है कि पाकिस्तानी लोग इसमें पूरी तरह से कोशिश करें कि इसको मजीद फैलाया ना जाए और बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे। उनका फ्रंट लाइनर्स का सोचें, अपने जाने वालों का, अपने मतलब जो आपके हम सबके घरों में बुजुर्ग अफराद भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसे लोग हैं, प्रेग्नेंट, मतलब इतने किस तरह के लोग हैं जो वल्नरेबल हैं। तो कोशिश करें कुछ अरसे के लिए खास तौर पे रिफ्रेन करें बड़ी गैदरिंग्स में जाना। और इंशाल्लाह जो चीनी हुक्काम हैं, माहिरीन हैं, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं? इस वबा पर कब तक काबू पा लिया जाएगा और मजीद क्या इस हवाले से जो रिसर्च की जा रही है, क्या नए वेरिएंट्स भी आ सकते हैं या अब ये सिलसिला चलता रहेगा या कभी रुकेगा भी? नए वेरिएंट्स का आना बिल्कुल मुमकिन है। चीन में जिस तरह हॉस्पिटल्स की एक कोऑर्डिनेशन कर दी गई है, वो मॉनिटर करते रहें क्या ये वाला कोविड वेरिएंट म्यूटेट कर रहा है कि नहीं। WHO के साथ भी मजीद कोऑर्डिनेशन इसी लास्ट महीने में 2 मीटिंग्स की गई हैं टू प्रिडिक्ट। इस वक्त जो एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाय मार्च टू अप्रैल पूरा चीन एक दफा पीक करके रिकवर कर चुकेगा। लेकिन दूसरी चीज ये कि अब कोविड जिस तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है, आई डोंट थिंक अब ये कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा कि कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि इतना वीक हो जाए कि हमें उस तरह हमारी सोसाइटी, हमारे लोग उससे मतलब सेफ रहें। तो हम इस एक और चीज की तरफ जा रहे हैं कि अभी तो वैक्सीन हैं, अभी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके सिम्टम्स फाइट करती हैं, लेकिन अब दुनिया भर के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रीटमेंट की तरफ कह रहे हैं कि आप कोविड इटसेल्फ को ट्रीट कर पाएं। तो ये जो साइंटिफिक एक हमारी डेवलपमेंट, इसमें दुनिया भर के ममालिक अगर हिस्सा लेंगे, दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी, तो हम बेहतर मज़ीद तेजी के साथ इस तरफ जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी कोविड वैक्सीन हो जो आपको पूरी तरह से इम्यून कर देती है, ये स्टेप आएगा तो फिर वी कैन से कि वी moved past COVID। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ून अहमद खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और जो चीनी अवाम है उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं कि जल्द इस वबा से चीन भी अपने आप को अपनी जान छुड़ा सके और पूरी दुनिया जो पहले भी मुतासिर हो चुकी है, दुनिया में जो तमाम लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, उन्हें भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जो क्राउडेड जगह हैं उन पर जाने से इज्तनाब यकीनी तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो खबर शेयर करने से पहले मेरे ख्याल से ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि अनवार, जो इल्म नजूम है या जो सितारों का इल्म है, ये कोई गैब का इल्म नहीं है या कोई जादू नहीं होता या कुछ इस तरह, बस कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं जो इसके माहिर होते हैं, वो उनसे हमने हमेशा यही सुना है और इन कैलकुलेशंस की मदद से अंदाज़ा लगाया जाता है। अच्छा, आज से 5-6 साल पहले एक मारूफ खातून नजूमी जिनका नाम बाबा वुंगा बताया जाता है और इनका ताल्लुक बुल्गारिया से है, जो कि नाबीना खातून थी, इन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शंस की दुनिया के बारे में, जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी और दुनिया का खात्मा कब होगा, और काफ़ी फेमस हुई। इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं सोशल मीडिया पर आजकल खासी शेयर की जा रही हैं, काफ़ी वायरल हैं। तो हम आपको बताते हैं कि बाबा वुंगा की जो पेशन गोइयाँ हैं वो तकरीबन अनवार 80% दुरुस्त साबित हुई हैं। जैसे कि प्रिंसेस डायना की मौत की खबर, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी के मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद, 2004 में जो थाईलैंड की सुनामी जैसी जो बड़ी बड़ी पेशन गोइयां हैं वो इन्होंने प्रेडिक्ट 9/11 के जो अटैक्स हुए थे उसके बाद ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने जैसी पेशन गोइयां भी वो वक्त से पहले ही बता गई थी। तो 2023 के हवाले से बाबा वुंगा की जो 4
अहम पेशन गोइयां हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आई हैं, जिसमें उनके मुताबिक साल 2023 में जो आने वाली नस्ल है उन्हें लेबोरेटरीज में तैयार किया जाएगा। यानी कि ये रुझान बढ़ जाएगा कि ये रुझान, इसका आगाज इस कड़ी पे हम पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे जो आईवीएफ के जरिए जो एक पूरा एक जो सिलसिला है या जो प्रोसीजर है, बहुत सारे लोग इससे अवेयर हैं, तो ये सिलसिला कितना बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में, तो वो प्रेडिक्शन भी उनकी अगर कहा जाए नहीं है तो वो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त प्रेडिक्शन पूरी हो रही है। इसके अलावा लोग अपने बच्चों की पैदाइश से कबल उनके रंग और खुसूसियात का भी इंतखाब कर सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाबा उंगा ने यह भी पेशगोई भी की थी कि कुदरती पैदाइश पर शायद पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। और इसके अलावा 2023 से मुताल्लिक जो उन्होंने एक और पेशनगोई की वो ये थी कि ज़मीनी मदार के तब्दील होने के वाज़े इम्कानात है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हद तक बढ़ जाएगी, लोगों के लिए परेशान कुन हो जाएगी और मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला जो है ये कड़ियाँ अबनवार बनना शुरू हो चुकी हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो एक चैलेंजिंग सूरत हाल है सब पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। और जो तीसरी अहम पेशन गोई है इस साल के हवाले से वो ये है कि ज़मीन पर रहने वाले लोग खलाई मखलूक के हमले में मारे जाएंगे, तो अल्लाह महफूज रखे। साइंस फिक्शन फिल्म के जो सीन्स हम देखते हैं, जिस तरह से हॉलीवुड में फिल्म्स बनाई जाती हैं, तो उनकी पेशगोई के मुताबिक ये दुनिया के बड़े मुल्कों में हो सकता है। जबकि चौथी पेशन गोई जो उन्होंने की है वो ये है कि साल 9 में एक पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा जिससे जहरीले बादल बनेंगे और ये बादल एशिया पर अपने असरात मुरतब करेंगे। तो कोई अच्छी न्यूज़ हम नहीं देख रहे जिस तरह से उनकी पेशन गोइयाँ की गई हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि 80% के करीब जो उनकी प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल ठीक रही हैं। और जो ये पावर प्लांट के उसमें धमाके की बात कर रही है उसके नतीजे में कहा जा रहा है कि भारत समेत कई ऐसे ममालिक हैं जहां संगीन नौयत की बीमारियां भी फैल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। और दुनिया के खात्मे के हवाले से भी उनका कहना था कि 5000 समथिंग ईयर्स और होंगी जिसके बाद दुनिया अपने 5079 दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। सो गाइस ये एक प्रेडिक्शंस है नाजरीन जो कि इन्होंने शेयर की हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सी एक है कि 5079 तक की प्रेडिक्शन ये कर चुकी हुई हैं, कितनी पूरी भी हुई है अनवार, ये काफी शॉकिंग भी है और दिल दहला देने वाली खबर है जो हमने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की है। जिस तरह से प्रेडिक्शंस अभी मंजर आम पर आ रही हैं, जिस तरह से इनकी प्रेडिक्शंस पूरी हो रही हैं और जो आज हम अपने नाज़रीन कर रहे हैं वो भी कोई अच्छी प्रेडिक्शंस तो हमें किसी सूरत भी दिखाई नहीं दे रही। आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं सियालकोट के। नबी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है, पाकिस्तान में डॉलर्स मौजूद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रिपोर्ट हम आपसे शेयर करने वाले हैं उसमें हम देख रहे हैं कि शादी पर, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है कि शादियों पर पैसा लुटाया जाता है, तो बहुत ज्यादा जो हमारी नेशनल करेंसी है, जो इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर्स है जैसे, वो एक शादी पर लुटाए गए। आइए देखते हैं। मुल्क को इस वक्त डॉलर्स की कमी का सामना है, मगर पाकिस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां डॉलर्स की कोई कमी नहीं, बल्कि इतने डॉलर्स हैं कि लोग सड़कों पर डॉलर लूटते नजर आ रहे हैं। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में एक ऐसी शादी हुई जहां रुपए और डॉलर्स की शक्ल में 23 लाख निछावर कर दिए गए। समड़ियाल में बाप ने बैरून मुल्क से आए बेटे की शादी पर नोटों की बरसात कर दी। घर से बारात निकलने से लेकर शादी हाल पहुँचने तक रास्ते में दुल्हा के भाई, दुल्हा की बहनें और बारात के रास्तों में गाड़ी से डॉलर्स और रुपए फेंककर खुशी का इजहार करती रही। डॉलर्स लुटाने वालों में दुल्हा के भाइयों के साथ दोस्त भी शामिल हो गए। इस दिलचस्प अजीब शादी के बायस नोट लूटने वालों की चांदी हो गई, जबकि राहगीर भी नोट बरसते देखकर बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गए। इस शादी में न सिर्फ डॉलर्स की बरसात हुई बल्कि लोगों को मोबाइल फोन्स और सर्दियों के गर्म सूट लूटने का मौका भी मिला। इससे पहले भी मुल्क में एक बहुत महंगी शादी का चर्चा हुआ था जिस पर करोड़ों रुपए खर्च आया था और FBI ने इस शादी पर उठने वाले अखराजात का नोटिस भी लिया था। अब देखते हैं FBI कब सियालकोटी बाप की टैक्स रिटर्न का हिसाब लेगा। वेलकम बैक। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे कि खवातीन हो या मर्द हो सभी बढ़ते हुए वजन से परेशान यकीनी तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू हम देखते हैं वो ये होता है कि वजन तो बढ़ रहा होता है लेकिन हम अपनी जो डेली रूटीन है, अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन है, उसको हम सही तरह से नहीं कर पाते। हम अपना जो खाना पीना है उसको कंट्रोल नहीं करते, हम जिम की तरफ नहीं जाते, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जो भी हमारे जिस्म की एक्सर्शन है वो हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते
और फिर ये देखते हैं कि वजन बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, इजाफी चर्बी, इजाफी वजन, मोटापा जैसे मसाइल। और जब मोटापा होता है तो कहते हैं हर बीमारी की जो जड़ है या जो वजह है वो मोटापा है। तो इससे किस तरह से जान छुड़ाई जाए, भूखा रहने या फिर कम खाए बगैर भी अब वजन कम अनवार हो सकता है। तो वजन कम करने के तो बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि वजन बढ़ क्यों रहा है और वजन कम करने का सही तरीका कार क्या है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर मुआज़िल हसन सर्जन इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी सर्जरीज भी अब आ चुकी हैं, मुझे उन पर भी आपसे इन डिटेल बात करनी है वज़न घटाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं सवाल आपसे ये करूँगी, जैसे कि अनवार ने भी अभी जिक्र किया कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे होते, जिम जाना या एक्सरसाइज करना या क्लीन डाइट लेना या डिसिप्लिन रूटीन में होना, लाइफस्टाइल बेहतर होना, उसमें मॉडिफिकेशन होना, ये सब हम नहीं कर रहे। और उसके बाद हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं, और जो आजकल वो सर्जरीज आ रही हैं, स्टमक पैड और ये वो सारा, तो ये इज इट सेफ कि हम दूसरा जो एक्चुअली लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए हम वो नहीं करें, लेकिन हम शॉर्टकट एक ढूंढ रहे हैं? पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओबेसिटी के काफ़ी प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो असल ये है कि पूरी दुनिया में ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, और आप यकीन करो कि विद इन लास्ट 10 ईयर्स पाकिस्तान का नंबर जो 22वां 23वां होता था वो पहले 18वां आया, फिर 9वां आ गया, और अब पाकिस्तान को चौथे नंबर पे है दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गया है कि 2045 के अंदर हर कोई तीसरा बच्चा होएगा वो 20 होएगा, जो अभी हमारी स्टडीज़ जो यहाँ हुई हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि यार आप कोशिश करो, अब अपना लाइफस्टाइल बदलोगे। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते तो आप पतले नहीं हो सकते। लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर मेरे पास क्योंकि जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा सर्च कर चुके होते हैं, वो अपनी पूरी एफर्ट्स कर चुके होते हैं, तो वो बस जी डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, बस ये नहीं होता। अब जो लाइफस्टाइल आपको पता है कि अगर कोई 100 बंदे हैं वो जो वेट कम करते हैं उसमें उनका वेट कम हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन जस्ट 3% करते हैं, 97% नहीं करते। वो जो 97% है, अगर आपने 5, 10, 15, 20 kg कम किया तो विद इन कपल ऑफ मंथ्स वो सेम अमाउंट गेन कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अगर जो मेंटेन नहीं कर रहे, मल्टीपल टाइम उन्होंने ये प्रोग्राम्स फॉलो किए हैं, उनको अपना लाइफस्टाइल पे कंट्रोल नहीं है, वो फिर वापस मोटे होते हैं। तो बजाय उनको दूसरी बीमारियां वो डेवलप होने से बेहतर है कि आप फिर सर्जरी करा लो। और सर्जरी अब तो ये पूरी टोटली चेंज हो चुकी है, अब ये पूरी एज अ मेटाबॉलिक सर्जरी हो गई है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मेटाबॉलिक लेटर ऑन मेटाबॉलिक। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि 97% लोग ऐसे मौजूद हैं जो फिर दोबारा वो लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं करते आफ्टर सर्जरी भी, तो उनके लिए, उनके केसेस में क्या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर बढ़ जाती हैं? नहीं, अभी मैंने जनरली बात की थी, सर्जरी की नहीं। मैंने बात की थी कि जो वैसे डाइट से वेट कम कर रहे हैं उसमें से 97% नहीं मेंटेन करते। सर्जरी की नहीं। सर्जरी में ये होता है कि जो ऑपरेशन कराते हैं, पहले एक ऑपरेशन होता था उसमें आप मैदे का साइज कम कर देते थे 70 to 80% डिपेंडिंग अपॉन द वेट। किसी का ज़्यादा वेट है तो आप उतना, उससे कहते थे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, कि 70 to 80% आपने स्टमक कम कर दिया, बाकी आपका वेट, एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसको निकाल दिया, उससे आपका इफेक्ट पेनक्रियाज पे है, तो आपका वजन कम होता जाता था। 60% आपका जो एक्स्ट्रा वेट था वो 6 माह में कम हो जाता था। लेकिन स्लीव में उन्होंने विद इन कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने देखा कि लोगों ने फिर गेन करना शुरू किया है। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला। लोगों ने कहा जी ऑपरेशन करा लिया बस। अब उसमें टेक्निकली एक तो ये है कि ऑपरेशन भी पहले लोगों को इतना वो नहीं थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने स्टमक ज़्यादा छोड़ दिया। कुछ दोनों फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट फैक्टर्स भी और आपके टेक्निकल भी। या तो सर्जन एट फॉल्ट कि उसने काटा ही कम है तो इनिशियली कम हुआ फिर बढ़ गया। दूसरा ज़्यादा पेशेंट फैक्टर ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने फिर वही जंक शुरू कर दिया, उन्होंने भी वही फ्राइड चीज़ें। तो आपको सर्जरी का मतलब है कि अगर आपने अपना खुद लाइफस्टाइल नहीं बदला, हमने आपका धक्के से लाइफस्टाइल का बार बार तस्करा हो रहा है हमारी गुफ्तगू से। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कौन कौन सी, मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 की पॉइंट्स कौन से हैं लाइफस्टाइल में जो तब्दीलियां लेकर आनी है वो तमाम लोग जो कि अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो 5 कौन सी मेजर तब्दीलियां लेकर आए जो लोग सर्जरी करवा चुके हैं वो लोग भी, और जो लोग वैसे भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, दोनों के लिए? आज का लोग होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कितना जोर है कार्ब्स पे। आप कहते हो जी कार्ब्स बंद करो, ठीक है। लोगों में एक बड़ा कॉमन था जी आप ऑयल ले रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप ये चिकनाई वाली चीज़ें ना खाओ। असल बेसिकली जो कल्प्रेट है बिहाइंड वो कार्ब्स हैं।
कार्ब्स ही जो साइकिल्स होते हैं उनके थ्रू कन्वर्ट आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर होता है। तो कार्ब्स, रोटी मीठा, कार्ब्स गए रोटी मीठा चावल चीनी बंद कर दो। ये गुड कार्ब्स ले लेने चाहिए, मतलब आप गुड कार्ब्स आप ले लो, आप फ्रूट्स ले लो, आप जैसे दालें वगैरह हैं वो ले लो, ठीक है, सब्जियां भी आप ले सकते हो। मैं लोगों को सिंपल, बड़ी दफ़ा मैं प्रोग्राम में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ चे और बे वाली चीज़ें बंद कर दो। चावल, चीनी, चिनाई, चॉकलेट, चिप्स, चपाती, बर्गर, बंद, बोतल, बेकरी आइटम्स। लोग कहते हैं कि हम खाएं क्या? मैंने कहा ये खाओ, दालें खाओ, सब्जी खाओ, ग्रिल्ड, अब टिक्का ले लें, कबाब ले लें, फिश ले लें, सब्जियां ले लें, सलाद ले लें। मैं लोगों कहता हूँ यार 1 घंटा तो दो ना अपने आप को 24 घंटों में से। इस तमाम रूटीन के बाद थोड़ा हिलना भी जरूरी है, थोड़ा हिलजुल करना भी जरूरी है, वो जरूरी है जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तो लोगों को लगता है सिर्फ डाइट कर लेंगे तो वो मामला हल हो जाएगा, नहीं हो जाता है। मैंने इतने लोग देखे हैं, इतनी जो रिसर्च है, इतनी चीजें हैं, अगर आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप खाओगे वही वापस आएंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज ना भी करो, तो अपनी डाइट अगर सही करोगे तो आपका वेट डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है। मैं आपका कमेंट भी लूं, मेरी रिसेंटली गुफ्तगू भी हुई है एक कॉलीग से, शी सेड कि उन्होंने कीटो की और उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो गए, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गए। सो कीटो हर तरफ की जा रही है, हर शख्स कर रहा है। इसके नुकसानात क्या है? नो डाउट के इनिशियली वजन तो ये घटाती है, लेकिन क्या इसके नुकसानात भी हैं कोई? बहुत ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा प्रोटीन आप ले रहे हो तो आपकी किडनीज को अफेक्ट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट कैन गो इनटू रीनल फेलियर, ठीक है। बाद में किडनी, अगर आपकी कंटिन्यूस आपकी स्ट्रेस जा रही है, ज़्यादा प्रोटीन जो आपकी बॉडी 1 ग्राम पर केजी आपको चाहिए होता है प्रोटीन जो, अगर आप उससे ज़्यादा आप ले रहे हो, वो आपको जा रहा है कोई सपोज 100 ग्राम 200-300 आप ले रहे हो, तो क्या होता है कि आपकी किडनीज आस्ता आस्ता काम करना गाँव छोड़ देते हैं। तो वो कितना अजाब है। तो इसलिए मैं लोगों को टोटली कीटो नहीं कहता, मैंने कहता यार पार्शली आप करो, बाकी चीज़ें में थोड़ा थोड़ा लो ना हर चीज़ें। आप फ्राइड चीज़ें, ये जो जंक्स हैं, ये फिजी ड्रिंक्स हैं, इन्हें आप अवॉइड करो, तो फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ती हैं, कि लाजमी नहीं है कि ये बंदा, एक बंदा कहता है मैं तो इतना खा ही नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरा वज़न बढ़ी जा रहा है, ठीक है। अब उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, इसको कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म सबसे कॉमन डिजीज है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, इतने पेशेंट हैं। जब उनका थायराइड लेवल कराते हो तो थायराइड कम काम कर रहा होता है, आप जस्ट उन्हें थायरॉक्सिन देते हो तो उससे कोई लेवल्स ठीक होते हैं, तो आपका वेट ठीक हो जाता है। तो आपको जब इसमें पॉप जब करते हो या जब प्लान करते हो तो आप इस तरह नहीं जाते, आप पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, देखते हो। अनवार, मैंने रिसेंटली अब अदनान समी जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर जो कि अब पराए हो चुके हैं, उनका इंटरव्यू देखा और उनकी जो एक वेट लॉस जर्नी है वो उसमें खुद बता रहे थे कि डॉक्टर्स ने उनको 6 मंथ्स का टाइम दिया और उसके बाद कि यू विल बी नो मोर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या कुछ हो चुका है आपको पता ही नहीं है, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और उसके बाद उनकी जो वेट लॉस जर्नी हमने देखा कि उन्होंने चाहे सर्जरीज करवाई हो या डाइट प्लान किया हो या एक्सरसाइज की हो, बट ही अचीव्ड दैट। लेकिन लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, कौन से वो लोग हैं, कितना वेट होना चाहिए और कौन सी हेल्थ कंडीशंस होना चाहिए जिनके लिए रिकमेंड किया जाता है ये मैदे का साइज कम करने वाली, जिससे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। अब जितने लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मोस्टली बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स और जो ऐसे हैं उन वो देखते हैं कि यार जी आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, आप ये ऑपरेशन करा लो, आपका जी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली शुगर भी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया है। हर बंदे के लिए ये सर्जरी नहीं पॉसिबल नहीं है और आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो सिंपल एक जो पूरी जो ASMBS है, जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर बैरिएट्रिक मेटाबॉलिक सर्जरी है, तो उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई हुई है। उन्होंने किया हुआ कि अगर किसी का BMI 27.5 से ज़्यादा हो, BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, आपके वेट और आपके हाइट की रेशो। नॉर्मल BMI इज 19 to 23, किसी का 27-8 होएगा, हम कहें बंदा ओवर वेट है, 30 होगा हम कहें ओबीज है, 35 हम कहते हैं मॉर्बिड ओबीज, 40 हम कहते हैं सुपर ओबीज। तो ऐसे बंदे जिनका BMI 27.5 से ज़्यादा है और उन्हें शुगर है,
उन्हें ब्लड प्रेशर है और उनका अपनी दवाइयों से शुगर ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो अपना ये ऑपरेशन कराएं। लेकिन अगर किसी का वेट ही 60 किलो है, डेफिनेटली उसका BMI 22-23 होगा। वो हर बंदा इसीलिए जिसकी शुगर है, जिनका वजन कम है और BMI 27.5 से कम है, वो ये सर्जरी नहीं करा सकता। ठीक है, तो इसलिए लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। और ये मेटाबॉलिक सर्जरी पाकिस्तान में 2008 से 9 से हो रही है। इसको अब मेटाबॉलिक का नाम अभी दिया गया है ये 2-3-4 सालों के अंदर कि जी क्योंकि इससे शुगर खत्म होती है। तो ये फिर दूसरा जिनका BMI 30 है जी, अब एशियंस के लिए अब उन्होंने इंटरनेशनल भी ये कर दिया कि जी 27.5 तो वो है ना जो डायबिटिक है जी। वैसे नॉर्मली किसी का BMI 30 है तो अब वो एलिजिबल है सर्जरी के लिए। उसे अगर उसे शुगर है, उसे ब्लड प्रेशर है, उसे इनफर्टिलिटी है, उसे बैक एक है, तो आप कर सकते हो। वैसे डॉक्टर साहब एक और लास्ट है जी जी और जो दूसरा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई और डिजीज नहीं है, उसका BMI 35 होना चाहिए। 35 से ऊपर है तो आप ये ले सकते हो। और देखो एक बंदा 100 यूनिट इंसुलिन लगा रहा है। अब मैंने इतने पेशेंट हैं, मैं 1000-1200 से ऊपर ही हो गए होंगे जो अनकंट्रोल्ड, जिनकी डायबिटीज थी वो ये करा रहे थे और अब उनकी शुगर खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं ले रहे। ये जिस तरह से हम देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं, लोग उन वीडियोस को देखकर अब सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं, वो कितना डेंजरस है यहाँ के लोगों के लिए? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं अवेयरनेस जिस तरह से मौजूद नहीं है कि किन लोगों को ये कराना है, किन को नहीं कराना है, और साथ ही साथ कहां से कराना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे वो एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास ही, सर्जन के पास ही जा रहे हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को, अगर जब वो वीडियो देखते हैं कोई भी ऐसा डॉक्टर्स या किसी की, तो उसको सर्च करें। जब वो सर्च करेंगे तो उन्हें और भी मिल जाएंगे डॉक्टर्स, और उनका आप प्रोफाइल देखते हो वो कैसे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखना चाहिए बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है। ये नहीं कि इसने साल पहले शुरू किया हो या 500 पहले, इसने खुद 50 केस भी नहीं किए होंगे तो उसने ये अपने इतनी एडवर्टीजमेंट की। आपको पता है कि मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि इनिशियली आप उससे आप फ़ायदा लेते हो, जब आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं साल डेढ़ बाद, तब पता लग जाता है यार ये बंदा ठीक नहीं है वो उसकी। तो मार्केटिंग के लिए भी आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म आप तभी बेहतर होता है कि यार ये बंदा सेफ है, क्योंकि ये जो सर्जरीज हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं यार तुम्हारे हम कम पैसों में कर देंगे, इतने में कर देंगे। तो आप जो गैजेट्स यूज़ करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करना हर किसी की बात नहीं होती। तो उसमें आपको बैकअप अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल चाहिए, आपका वहाँ पूरा सेंटर होना चाहिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा सर्च करो यार ये कहाँ बैठा है, किधर कर रहा है, इसने किए कितने हैं। ठीक है, ये तो नहीं कि अभी वहाँ से फिर के आ गया चल दी। और लोगों को जस्ट खाली पैसा नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ यार यू आर अ डॉक्टर नॉट अ ट्रेडर। जितनी दुआएं इस प्रोफेशन में हैं किसी में नहीं है। इतनी लोग दुआएं देते हैं, यकीन करें आप उनका काम सही करो। जस्ट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एनीवन, जस्ट कंसीडर कि आपका अपना भाई है, बहन है, इस पे ये जरूरी है। अगर आप उस पे ये ऑपरेशन करोगे तो फिर सोच के करोगे यार इस तरह डॉक्टर से सही मशवरा मिलना भी ब्लेसिंग है। डॉक्टर मुआज़ुल हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, बढ़ते हुए वजन और मोटापे से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। अनवार, बताया जा सकता है अगर विल हो, आप भी इस फील्ड में है, मैं भी कोशिश करती रहती हूँ। आई वाज ऑन 80 kg एक टाइम था आफ्टर माय चाइल्ड बर्थ, उसके बाद। और वजन घटाने के लिए सही डायरेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ खवातीन खासकर जब उन बच्चे पैदा करती हैं तो उसके बाद जो वजन बढ़ता है वो लाइफ टाइम वो चर्बी उनके साथ वो लगी रहती है, अटैच रहती है, वो नहीं कोशिश करती। सो अगर आप ठान लें तो आप कर सकते हैं सही और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि हम बार बार अपने शो में डेली ये चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। लाइफस्टाइल आप चेंज करें और जो क्वांटिटी है खाने की उस पर जरूर फोकस करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग वंस अगेन न्यू पाकिस्तान। तो नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पहलवानी के हवाले से। पहलवानी नाजरीन बड़े सगीर की सकाफत का हिस्सा है और तकसीम से पहले भी हिंदुस्तान के गामा पहलवान का नाम एक ज़रूर मिसल अनवार बन चुका है। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बनने के बाद गामा खानदान के काबिले फख्र सपूतों ने मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्कुल, गामा के भाई इमाम बख्श भी रुस्तुम हिंद रहे हैं और गामा के जो भतीजे हैं भोलू बरादरान, उन्होंने भी पूरी दुनिया में अपनी ताकत
और महारत की धाक बिठाई है। हमारी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, हमारे सामने भी ये गुर्ज मौजूद हैं इस वक्त। हमें भी स्टूडियोज में जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको अभी अब बता रहे हैं पहलवानी के जो नामवर नाम थे, क्योंकि आज जुबैर झारा का नाम कौन नहीं जानता। सिर्फ यही खानदान नहीं बल्कि गोंगा पहलवान, कालिया जलालपुरी, रुस्तम भट्ट पाकिस्तान बने। आज भी देसी कुश्ती की सरबराही की जाए तो देसी पहलवान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम यकीनी तौर पर रोशन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हम रुस्तम लाहौर के टाइटल की बात कर लें तो वो जो दंगल है वो 25 साल से रुका हुआ था। और पाकिस्तान के जो उभरते हुए पहलवान हैं तैयब रजा आवान, उन्होंने हाल ही में रुस्तम लाहौर का दंगल भी जीता। और हमारे मेहमान बने हैं तैयब रजा आवान और साथ उनके उस्ताद साहब मोहम्मद नदीम भी हमारे साथ इस वक्त नियो पाकिस्तान का हिस्सा है, स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जनाब मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि 25 साल तक एक दंगल नहीं हुआ और फिर आपने ये जीता है टाइटल, अपने नासा महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने खेले हैं, कुछ 20 से 25 ममालिक में पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया हुआ। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल जो रेसलिंग है, देसी कुश्ती जो है हमारी, ये हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो इसके अंदर जो है हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सकाफत से जुड़े होते हैं और इसके अंदर जो है देसी कुश्ती के अंदर फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कह लें कि थोड़ा सियासी मसाइल थे या कोई वजूहात ऐसी रही या फेडरेशन की थोड़ी कह लें कि थी कि ये टाइटल जो है 25 साल के बाद हुआ। हालांकि ये जो टाइटल है ये कम से कम साल या 2 साल बाद तो लाजमी होना चाहिए, लेकिन ये 25 साल बाद ये टाइटल हुआ। और ये टाइटल रुस्तम लाहौर का इसलिए ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि लाहौर के अंदर जो पहलवानी है वो बहुत बड़े बड़े पहलवान इस लाहौर में मौजूद हैं। और जो लाहौर का जो पहलवान जो होता है वो अगर लाहौर में जो अच्छा होता है वही पाकिस्तान का चैंपियन बनता है। इसलिए लाहौर की पहलवानी को बड़ी अहमियत हासिल है। और 25 साल बाद ये टाइटल हुआ और इसमें मैंने 4-5 फाइट जो है वो विन करने के बाद फिर मैं फाइनल तक पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 या 6 मिनट में जो है वो उसमें लाहौर की जबरदस्त। लेकिन हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये कोई आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली एक प्रैक्टिस है, बहुत हार्ड प्रैक्टिस है, जो आपकी एक्सरसाइज है उसके साथ जो खर्चे हैं उनको मैनेज करना, बहुत देसी खुराकें खानी पड़ती हैं, बड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। इस वजह से हमने देखा कि जो बहुत से पहलवान हैं इस फील्ड को छोड़ गए हैं। इसी तरह क्योंकि रेसलिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और उस मशक्क़त करने की वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है और जब आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि अगर सुबह के टाइम अगर आजकल आप सर्दियों की बात करें तो 1 किलो के करीब जो है वो देसी घी पिया जाता है और सुबह उठने के बाद और देसी घी पीने के बाद फिर 1 घंटा रनिंग की जाती है, स्प्रिंट्स वगैरह लगाई जाती हैं, फोक जंप लगाए जाते हैं और उसके बाद 2000 बैठक लगाई जाती है। 2000 से 2500 उठक बैठक लगानी है, 1500 से 2000 पुशअप्स लगाने। ओह गॉड, वाओ, दैट्स अमेजिंग। बहुत मुश्किल, सुनने में तो वाओ हो गया लेकिन करते हुए क्या हालत होती होगी। और इसी तरह और उसके बाद जब हम इतनी एक्सरसाइज जब हो रही है फिर उसके बाद थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी शामिल की जाती है। फिर एक सुहागा होता है जिससे वो अपडेट किया जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये मजीद भी जाननी है। तमाम मेहनत के पीछे जो उस्ताद साहब हैं वो भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, तो आप तो यकीनन फख्र महसूस कर रहे होंगे, नाम रोशन किया है जनाब पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी पाकिस्तान देसी कुश्ती का चेयरमैन हूँ जी और तैयब भी हमारा बरखुदार है और माशाल्लाह मैं जितनी पाकिस्तान की फ़न पहलवानी है मैं इन सबको लेके चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देसी कुश्ती को लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह करीब हम इसको इंटरनेशनल लेवल से पूरी दुनिया से लोगों को इधर बुलाएंगे और पाकिस्तान में जो फन पहलवानी है, जो मिट्टी की कुश्ती को बिल्कुल दब गई हुई थी, तकरीबन मैं 20 साल से इसके ऊपर माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको एक ऐसा एक मॉडल बना रहा हूँ। इस साल का मैं इंशाल्लाह करीब शेड्यूल दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया से हम कहाँ से लोगों को बुला रहे हैं और हम माशाल्लाह इंडिया बेशुमार दफ़ा गए हैं और इंडिया में हमारे पहलवानों ने देसी कुश्ती में इतना माशाल्लाह नाम रोशन किया है
और हम कश्मीर तक गए हैं। सर थोड़े से लाइव गुड्स सिखा सकते हैं, हमारे देखने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो ये सब कुछ गुड्स भी यहाँ पे पड़े मुश्किल होगा उसके लिए, अखाड़ा देखें बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैसे अगर आप आए तो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं फिर गया तो हम ये कर सकते हैं, टीम ये लाभ है क्या करें, चले कोशिश करते हैं कुछ क्या कर सकते हैं, अल्लाह खैर जी। तो किस तरह से क्या दाव पेच है जिसमें मुझे कुछ छोड़ना है? नहीं छोड़ना, इसमें थोड़ा लाइट सा आपको बताएंगे। जी। सबसे पहले तो ये है कि आप हाथ डालें, ये ठीक है जी, ठीक है लाइट नहीं आप सस्ता आप ले जी, बहुत लाइट कर दी मैंने जी। ये करना है, अच्छा बस मेरा ख्याल बहुत है। यहाँ से पकड़ के थोड़ा, ठीक है ओके, अच्छा जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त। ले जी, आज नबिया आपने ये शौक पूरा कर लिया अपना। वाह भाई, बहुत क्या बात है। और हम जब बाहर जाते हैं ना माशाल्लाह पूरी दुनिया में, तो वहाँ खवातीन भी काफी सारी माशाल्लाह रेसलर हैं, तो इंशाल्लाह हम भी अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में अब हमारी खवातीन भी किसी में फिर अगली बार आप खवातीन रेसलर्स को भी लेके आएंगे ताकि वो मुझे गुड़ सिखा दें। ठीक है, तो नदीम साहब क्या प्रोसेस है किसी ने अगर शागिर्दी में आना हो, और भी आपके शागिर्द हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं अब इस फील्ड को? क्योंकि जिस तरह से तैयब ने मुकाबला जीता है, 25 साल बाद अगर एक मुकाबला हुआ है, 25 साल तक वो मुकाबला कंडक्ट ही नहीं हो सका, आप कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा लॉस था वो? देखिए जी माशाल्लाह तैयब भाई ने एक तो रुस्तम लाहौर का एक हफ्ते में इतवार वाले दिन रुस्तम लाहौर ये जीता है, और हफ्ते वाले दिन PHA का हमने रेस कोर्स पार्क में जो फेस्टिवल लगा हुआ था, हफ्ते वाले दिन वहाँ पे तैयब भाई ने शेरे लाहौर का भी टाइटल जीता है। माशाल्लाह एक हफ्ते में दोनों टाइटल तैयब भाई ने विन किए हैं, और ये इनकी बड़ी मेहनत है, और माशाल्लाह जो मेहनती बच्चे होते हैं वही क्लास में पास होते हैं, बिल्कुल। जो नालायक बच्चे होते हैं वो फिर जरा पीछे हट जाते हैं। और मैं सब बच्चों को कहूँगा, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, मैं कहूँगा सब मेहनत करें, और जितने स्कूल कॉलेजों में बच्चे हैं हमारे, यूनिवर्सिटियों में हैं, सब इस फन पहलवानी की तरफ आएँ, और हर जो बच्चा फन पहलवानी की तरफ आएगा इंशाल्लाह ग्राउंडें जब आबाद होंगी तो हॉस्पिटल बड़ान होंगे जी, बिल्कुल। और उसके अलावा देखें आजकल का जो दौर है ना, हम सबको मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम वालिदैन को, सब अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, उनके बेडरूम से लेके, उनके स्कूल से लेके, उनके दोस्तों से लेके, आप सब वालिदैन का हक है कि उन बच्चों के अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखें, उनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखें। जो मंशियात ने हमारी पूरी दुनिया को खराब किया लिया है, और ये देखें जो जब आप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखेंगे, आपके बच्चे कसरत करेंगे, मेहनत करेंगे, वो स्पोर्ट्स के किसी भी हिस्से में आ जाएं जी। कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदा पहलवानी में एक्टिविटीज होनी चाहिए, बिल्कुल। जो भी बच्चे होंगे ना आपके, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे ना तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना डॉक्टरों के पास ऐनक लगवानी पड़ेगी, ये मोबाइलों से और जिन चीजों से निकालने बच्चों को। जब हम मूवीज देखते हैं और देखते हैं पहलवानी या पुरानी जो पहलवानी चलती आ रही है, तो मैं अनवार से जिक्र कर रही थी कि पहलवान की जो इमेज जहन में होती है वो है कि बड़ी बड़ी तोंद या बड़े बड़े पेट, लेकिन यू आर फिट, और जिस तरह से आपने ग़िज़ा भी बताई है और जो एक्सरसाइज पैटर्न भी बताया है, सो ये सारी इंस्पिरेशन और ये सारी मेहनत, बहुत आई एम श्योर इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी। जी एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि नदीम पहलवान जी हमारी फेडरेशन के चेयरमैन हैं, और मेरे जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने तरबियत हासिल की है, उनका नाम हाजी अफजल पहलवान मरहूम 2 साल पहले अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं है, और अभी मुबशर भाट साहब और मून अफजल भाट साहब करवा रहे हैं। और मेरी जो पहलवानी है उसमें नदीम पहलवान का भी साहब का भी बहुत हाथ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एक प्राइवेट सोसाइटी है, हाजी खलाक साहब हैं, अबू बकर साहब हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा कि जो आप पहले रेसलर्स देखते रहे हैं उनकी तोन थी या जिस तरह भी था,
इस तरह है कि हमारा जो ताल्लुक है एक रेसलिंग फैमिली से है। मेरे दादा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला जो गोल्ड मेडल है 1954 में उन्होंने हासिल किया। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने पहलवानी की। हम माशाल्लाह 5 भाई हैं और 5 रेसलर हैं, मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। ठीक है। जब इतना फैमिली में रेसलिंग थी तो उन्होंने देखा कि एक रेसलर को क्या खाने की ज़रूरत है, क्या खाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो स्मार्ट ट्रेनिंग कह सकते हैं, जो कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा दे। तो उन्होंने ये देखा कि इसे कौन सी खुराक देनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा करानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह मेरी ये एक रेसलर के तौर पर मेरी परवरिश की है, तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से शायद मेरी तोंद वगैरह। ठीक है। तो मैं आपसे ये सवाल करने लगा था कि आपकी जो फैमिली है वो पूरी पहलवानी में हमने देखा, आपके दादा, वालिद, आपके भाई, और तो ये आप उनसे इंस्पायर हो कि आपने पहलवानी शुरू की या आपका अपना एक पैशन मौजूद था? क्योंकि आपके वाले से मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों ने अपने घर में भैंसें रखी हुई हैं, खालिस दूध वहीं से आ रहा है और वहीं से तैयारियां हो रही हैं सारी। जी ऐसा ही है बिल्कुल। हमारा जो गांव है वो अत्तो के अवान है, तकरीबन घर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हमने भैंसें वगैरह भी 2-3 रखी हुई हैं और साथ में कुछ हम मतलब वहीं से दूध हमारा पूरा हो जाता है। क्योंकि आजकल तो आपको पता है दूध की जो वो है किस तरह का मिल रहा है, तो इस वजह से फिर हम जो है वो हमारा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस आपके लिए तैयब। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नदीम साहब भी काम कर रहे हैं पहलवानों के फ़रोग के लिए, यकीनी तौर पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम पर आए सर। क्लोजिंग की जानिब बढ़ रहे हैं सर। जी ये है कि मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने पहलवान हैं इनके एक एक अखाड़े को अगर तमाम सोसाइटियों वाले गोद लेने ना एक एक अखाड़ा चलाने के लिए, तो फ़न पहलवानी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पहले भी माशाल्लाह अभी भी हमारी नंबर 1 ही है। अल्लाह की रहमत से तो तमाम हो जाएंगी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन डेवलपर वालों ने हमें अब उधर खाड़ा भी दिया और जगह भी दी है, इसी तरह मैं मैसेज दूंगा कि तमाम मैं लोगों को कहूंगा कि प्लीज इस तरफ ध्यान करें। आपका पैगाम जो है वो पहुंच चुका है। बहुत इंशाल्लाह कल अपने नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।